नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं कहानी के अगले भाग के साथ। डियर सर और मैं प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जैसे ही वीडियो शुरू हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि इतना वीडियो बनाने में पूरा दिन निकल जाता है और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो हम और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए जितने भी लोग कहानी को सुने फिर से निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को जरूर लाइक करें। और हाँ, जल्दी अपडेट पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। अब आगे अध्याय 185 कई जून कहाँ है। उसके हकलाने और कुछ हद तक शर्मीले व्यवहार को देखकर सन लानलान ने सोचा कि यह आदमी बीमार होगा। पिछला मामला तो महज दो लोगों की जोड़ी बनाने का था। इसकी पहल एशुंजी की मां ने की थी और हालांकि उनकी मां ने इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने दोनों की मुलाकात कराए बिना ही इसे टाल दिया। इसके अलावा ये पहले से ही आधा साल हो गया था। मेरी माँ को लगता है कि यह अनुचित है, वह चाहती हैं कि मैं किसी करीबी व्यक्ति से शादी करूं। सुन लानलान ने सीधे तौर पर अपनी माँ को बहस में शामिल कर लिया। लियू दाहुई थोड़ा चौंक गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसका कारण यही होगा। उनकी दूसरी चाची ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सन लानलान को शहर में नौकरी मिल गई थी और वह उनके जैसे ग्रामीण लोगों को नीची नज़र से देखता था। ये बस 10 मील से थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा दूर नहीं सुन लानलान, है ना? माफ़ कीजिए, यह मेरी माँ का निर्णय है और मैं इन मामलों में अपनी माँ की बात सुनता हूँ, सन लानलान ने सीधे लियू दाहुई को टोकते हुए कहा। सन लानलान, मैं लियू दाहुई कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक एक आवाज़ ने उन्हें बीच में रोक दिया। लानलान, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं गईं? ये कौन है? सू वेनसोंग सीधे दोनों के बीच में खड़ा हो गया और अपने पीछे सुन लानलान को ढाल दिया। एक ग्राहक। सुन लानलान वास्तव में सू वेनसोंग को लियू दाहुई के साथ अपने रिश्ते के बारे में नहीं बता सकी। वे वास्तव में संबंधित नहीं थे और स्पष्टीकरण देने से मामला और भी अस्पष्ट हो जाएगा। सू वेनसोंग ने लियू दाहुई को देखा, फिर सुन लानलान से कहा, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। सन लानलान ने मना नहीं किया। वे दोनों आगे बढ़ गए और लियू दाहुई को पीछे छोड़ दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद सू वेनसोंग ने फिर पूछा, कई जून कहाँ है? पिछले साल ठंड पड़ने के बाद कई जून ने भी डॉर्मेट्री में रहने के लिए आवेदन किया था तथा वह सन बिंगनान के साथ एक कमरा साझा करने लगी थी। पहले कई लोग एक साथ आवागमन करते थे, लेकिन इस अवधि में सन बिंगनान चिकन फार्म में व्यस्त रहे और घर पर ही रहे। केवल कई जून और सन लानलान ने एक साथ आवागमन किया। आज दुकान में कुछ पके हुए व्यंजन बचे थे, वह उन्हें खाद्य कारखाने में ले गया। सन लानलान ने कहा, पके हुए व्यंजनों को रात भर नहीं रखा जा सकता। बचे हुए पके हुए खाद्य पदार्थों को पुनः प्रसंस्करण के लिए कारखाने में वापस ले जाना पड़ता है। इससे ऐसे पके हुए व्यंजनों की स्वच्छता सुनिश्चित होती है। बार बार पकाने से मांस नरम बनता है, जिसे ग्राहक भी पसंद करते हैं। हालांकि स्टोव के लिए पकाए गए व्यंजन जिन्हें कई बार दोबारा पकाने के लिए वापस किया जाता है, उनकी कीमत अधिक हो जाती है, जिससे लागत में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इसलिए हर दिन प्रत्येक दुकान द्वारा तैयार किए जाने वाले व्यंजनों की मात्रा निश्चित कर दी जाती है तथा कोशिश की जाती है कि इसे केवल इतना ही नियंत्रित किया जाए कि सभी व्यंजन बिक जाएं। हालांकि इसके लिए विशेष परिस्थितियां भी होती हैं। सू वेनसोंग स्वाभाविक रूप से यह जानती थी। पहले प्रसंस्कृत पके हुए व्यंजन काम के बाद छोटे से आंगन में वापस ले जाए जाते थे, लेकिन अब उन्हें खाद्य कारखाने में भेजना पड़ता था। मैं कल कई जून से बात करूंगी, पके हुए व्यंजन बाद में भेजे जा सकते हैं, मैं पहले तुम्हें छोड़ दूंगी। सुन लानलान, एक युवा लड़की होने के नाते हालांकि दूरी ज्यादा नहीं थी, फिर भी आज जैसी स्थिति का सामना करना बहुत खतरनाक था। सन लानलान ने कृतज्ञता से सू वेनसोंग की ओर देखा। उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह भी कुछ डरी हुई थी। धन्यवाद भाई सू, तुम्हें मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। सू वेनसोंग सुन लानलान को आंगन के गेट तक ले गए, उसे अंदर आते देखा, फिर वापस मुड़ गए। सन लानलान आंगन में दाखिल हुई, जहां दो लड़कियां नहा रही थीं। कंपनी में अधिक कर्मचारी होने के कारण जिन लोगों को घर जाने में असुविधा होती है, वे छात्रावास में आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। खाद्य कारखाने की स्थापना की गई तथा पके हुए भोजन के प्रसंस्करण को वहां स्थानांतरित करने के बाद अन्य कमरों को भी कई कर्मचारी छात्रावासों में पुनर्निर्मित किया गया। सुन लानलान को प्रवेश करते देख दोनों लोगों ने उसका अभिवादन किया। सन लानलान ने जवाब दिया, कई जून के छात्रावास की ओर देखा जहां रोशनी अभी भी बंद थी, ये जानते हुए कि वह अभी तक वापस नहीं आया है, और सीधे अपने छात्रावास में चली गई। लिन चुक्सिया ने उसे विशेष सुविधा दी। हालांकि अन्य कर्मचारी आ गए थे, फिर भी उसके पास खुद के लिए एक कमरा था। श्रीलिन, ये पिछले महीने के लिए जियांग की परिचालन स्थिति और वित्तीय विवरण है। हम जो देख सकते हैं उससे पता चलता है कि हमारी खाद्य फैक्ट्री अभी भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कार्यालय में सू वेनसोंग ने लिन चुक्सिया को एक दस्तावेज सौंपा। जियांग फूड फैक्ट्री को आधिकारिक तौर पर काम शुरू हुए 1 महीना हो गया था।
इस महीने के दौरान न सिर्फ कर्मचारियों ने समय पर काम किया, बल्कि मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों ने कई शहरों में बाजारों का विस्तार भी किया, जिससे उनकी बिक्री में लगातार वृद्धि हुई। लिन चुक्सिया ने रिपोर्ट ली, उसे देखा और बहुत प्रसन्न हुए। किन्वू और जियालियांग, इन दोनों लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, दो प्रमुख बाजारों पर कब्जा कर लिया। जियांग फूड फैक्ट्री में बिक्री विभाग की स्थापना की गई और व्यवसाय लाने के लिए बाहर गए पहले कुछ लोग बिक्री विभाग की मुख्य शक्ति बन गए। इस महीने के वेतन में उनके प्रदर्शन का हिस्सा जोड़ना न भूलें और अतिरिक्त 20% का बोनस दें। यह उत्कृष्ट कर्मचारियों के सम्मान में है। साथ ही कारखाने के कर्मचारियों के लिए जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें भी बोनस मिलता है। आप इस मामले को नियंत्रित करें, क्योंकि हमारे कारखाने में किन परिवार गांव के कई लोग हैं और निश्चित रूप से ऐसे लोग भी हैं जो करीबी हैं, अच्छे संबंध रखते हैं या यहाँ तक कि रिश्तेदार भी हैं। पुरस्कार देना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर इसका गलत मकसद वाले लोगों द्वारा फायदा उठाया जाता है तो उत्पन्न प्रतिक्रिया पुरस्कारों के महत्व को कम कर सकती है। अच्छे काम के लिए पुरस्कार न मिलने से जबकि कामचोर लोगों को बोनस मिलता है, मनोबल में कमी आएगी। सू वेनसोन को इसमें शामिल दावों की स्पष्ट समझ थी। चिंता मत कीजिए श्रीमान लिन, मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की देखरेख करूंगा। वैसे लिन चुक्सिया ने एक दस्तावेज निकाला, मैंने आपके आवेदन सामग्री को मंजूरी दे दी है, लेकिन आप हमारी कंपनी की स्थिति जानते हैं। फिलहाल हम केवल एक प्रयुक्त वाहन ही खरीद सकते हैं। जियांग फूड फैक्ट्री की स्थापना के बाद फैक्ट्री में 2 और 3 पहिया मोटरसाइकिलें जोड़ी गईं। ये गाड़ियां हालांकि तेज थीं, फूड फैक्ट्री की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थीं। सू वेनसोंग ने एक ट्रक खरीदने का सुझाव दिया और यह प्रस्ताव लिन चुक्सिया के विचारों से बिल्कुल मेल खाता था। फैक्ट्री के लिए वाहन जरूरी है, बस फिलहाल धन सीमित है। सू वेनसोंग मुस्कुराए और दस्तावेज ले लिया। पुराने दस्तावेज का उपयोग करना पहले से ही बहुत अच्छा है। मौजूदा बाजार में नए वाहनों की कमी है और बहुत कम लोग कार खरीदते हैं। यहाँ तक कि पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए भी कनेक्शन की ज़रूरत होती है। यह मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा और सस्ता वाला ढूंढने की कोशिश करूंगा। लिन चुक्सिया ने भौहें चढ़ाईं। फैक्ट्री डायरेक्टर सू के संबंध व्यापक होते जा रहे हैं, है ना? सू वेनसोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही उनका मतलब है कि जब आप गरीब होते हैं तो किसी हलचल भरे शहर में कोई नहीं पूछता, लेकिन जब आप पहाड़ों में अमीर होते हैं तो दूर के रिश्तेदार आ जाते हैं। ये भी श्री लिन की बदौलत है। मूलतः उनकी पारिवारिक स्थिति खराब थी और एक युवा के रूप में उन्हें ग्रामीण इलाकों में भेज दिया गया था, इसलिए अन्य लोग उनसे दूर रहते थे। शहर लौटने के बाद भी अपनी नौकरी खो देने के कारण उसे ये भी नहीं पता था कि उसका भविष्य क्या होगा, दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब लिन चुक्सिया ने उन्हें जियांग फूड फैक्ट्री का निदेशक नियुक्त किया और वे एक व्यक्तिगत व्यवसाय के मालिक के रूप में उभरे। कुछ पिछले संबंध धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगे। सू वेनसोंग को कभी नहीं लगा कि लोगों का इस तरह से व्यवहार करना गलत है। लिन चुक्सिया के साथ बातचीत करने के बाद, विशेष रूप से ये देखने के बाद कि वह किस प्रकार व्यवहार करती है, सू वेनसोंग को एक सच्चाई समझ में आ गई। लोगों के बीच बातचीत मूलतः लाभों का आदान प्रदान है। पर्याप्त पूंजी के बिना आपको दूसरों के लाभों की परवाह क्यों करनी चाहिए, यह उम्मीद करते हुए कि दूसरे आपको लाभ पहुंचाएंगे। जब आपकी अपनी पूंजी दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगी, तो आपका मार्ग अधिकाधिक व्यापक और सुगम हो जाएगा। लिन चुक्सिया के कार्यालय से निकलने के बाद सू वेनसोंग सबसे पहले घर वापस गया। बन शॉप के पास से गुजरते हुए उसने अंदर एक परिचित व्यक्ति को देखा। वह मुड़ा और सीधे बन शॉप में प्रवेश कर गया। सन लानलान फ्रंट डेस्क पर व्यस्त थी। अभी भोजन का समय हुआ था और दुकान में ज्यादा लोग नहीं थे। सू वेनसोंग ने पहले उस व्यक्ति को देखा, फिर पुष्टि करने के बाद वह सन लानलान के पास गया। क्या वह व्यक्ति अक्सर बन शॉप में आता है? अध्याय 186। एक मेढक हंस का मांस खाना चाहता है। सन लानलान ने लियू दाहुई की ओर देखा, जो दूर से खाना खा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। पिछले कुछ दिनों से लियू दाहुई लगभग प्रतिदिन बन शॉप पर आ रहे थे, हमेशा दोपहर के भोजन के तुरंत बाद, जब वहां ग्राहक कम होते थे। यदि सन लानलान लॉबी में होती तो वह उसका अभिवादन भी करता। यदि वह आसपास नहीं होती तो वह खाना खत्म करने के तुरंत बाद बिना रुके चला जाता। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में केवल बंस खाने आया था, लेकिन जब भी सन लानलान उसे देखती तो उसे थोड़ी चिढ़ होती। एक व्यवसाय के रूप में वे खाने के लिए आए ग्राहक को भगा नहीं सकते थे। सू वेनसोंग ने उसकी थोड़ी चिड़ी हुई अभिव्यक्ति देखी और अपने होठों को भींच लिया। कई जून को पास में टेबल साफ करते हुए देखकर वह उसके पास चला गया। क्या फैक्ट्री डायरेक्टर सू भोजन के लिए यहाँ हैं? कई जून ने पूछा। सू वेनसोंग ने दूर खड़े आदमी की ओर सीधे इशारा करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि उसके साथ क्या मामला है? कई जून ने लियू दाहुई की ओर देखा और सिर हिलाया। वह हमारी बन शॉप में नियमित रूप से आता है, हाल ही में हर दिन आता है। उसके तथ्यात्मक लहजे को सुनकर सू वेनसोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं।
उसने सुना है कि कई जून ने वसंत महोत्सव के दौरान सन परिवार से मुलाकात की थी। क्या इसका मतलब यह है कि अब उनका रिश्ता खुलकर सामने आ गया है? हर दिन उस आदमी को देखकर क्या उसने लियू दाहुई की सन लानलान की ओर लालच भरी निगाहों पर ध्यान नहीं दिया है? ऐसा नहीं है कि वह नाक भान सिकोड़ रहा था, लेकिन उस दिन की स्थिति काफी खतरनाक लग रही थी, जिसके कारण उसने लियू दाहुई की जांच की। ये पता चला कि लियू दाहुई और सन लानलान के बीच कुछ इतिहास था और अब वह हर दिन बन शॉप का दौरा कर रहा है, पुरानी भावनाओं को पाल रहा है और सन लानलान का पीछा करने की योजना बना रहा है। वह सोच रहा था कि क्या कई जून सचमुच भोली है या ऐसा दिखावा कर रही है, जबकि उसका प्रतिद्वंदी उसके दरवाजे पर ही है, फिर भी वह ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कि यह उसका कोई काम ही नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके यहाँ आने का मकसद पूरी तरह से मासूम नहीं है? मैंने सुना है कि वह नीचे माजूंग टाउन से है, जो काउंटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। वह सिर्फ बंस के लिए इतनी दूर आता है। सन लानलान की सुरक्षा को लेकर चिंतित सू वेनसोंग ने फिर भी चेतावनी देने का फैसला किया। कई जून हैरान दिख रहा था, अगर वह यहाँ बंस के लिए नहीं है तो वह बन शॉप में और किस लिए आएगा? सू वेनसोंग की तीखी निगाहें कुछ क्षण के लिए कई जून पर टिकी रहीं, फिर वापस लियू दाहुई की ओर मुड़ गईं। लियू दाहुई सुन लानलान को घूर रहा था, उसकी निगाहें लगभग उससे चिपकी हुई थीं, जिससे सू वेनसोंग का चेहरा और भी अधिक काला पड़ गया। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते हुए कई जून को अंततः एहसास हुआ वह इसमें रुचि नहीं ले सकता। सू वेनसोंग ने उसे ठंडी निगाह से देखा और कई जून ने जल्दी से अपनी आवाज़ धीमी कर दी। क्या उसे सन लानलान में दिलचस्पी हो सकती है? मानो वह मेढक हंस का मांस खा सकता है। उसकी आवाज़ सुनकर सू वेनसोंग की भौहें और भी सिकुड़ गईं। वह किस प्रकार का रवैया था? सू वेनसोंग ने उन्हें याद दिला दिया था और इसके अलावा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने सोचा कि लियू दाहुई के इरादों को जानते हुए कई जून अधिक सतर्क रहेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो वह अगले कुछ दिनों में कुछ और बार वापस आने का समय निकालेंगे। वे कहते हैं कि वसंत की बारिश तेल की तरह कीमती है, लेकिन आम लोगों के लिए वसंत की बर्फ का उतना स्वागत नहीं है। मार्च का मध्य बीत चुका है, फिर भी स्वर्ग ने वसंत ऋतु में बर्फबारी होने का निर्णय लिया है, जिसके कारण हाल ही में बड़ा तापमान फिर से गिर गया है। खुशकिस्मती से बर्फबारी ज्यादा देर तक नहीं हुई, रात भर सिर्फ एक परत ही जमी रही। भोर होते होते आसमान साफ हो गया था और दोपहर में जब सूरज ऊपर चढ़ा तो सड़कों और छतों पर जमी बर्फ पहले ही टपकने लगी थी। लिन चुक्सिया जैसे ही रोटी की दुकान पर पहुंची, नम जमीन पर कदम रखा और दुकान के सामने ग्राहकों की एक लंबी कतार देखकर हैरान रह गई। अनजाने में उसकी नज़र सड़क के उस पार पके हुए खाने की दुकान पर पड़ी, जहां बस कुछ ही लोग थे। पैर पटकते हुए वह दुकान में चली गई और सीधे किन्हान के पास गई। बाहर क्या हो रहा है? किन्हान ने हंसते हुए कहा, मैं काम के बाद आपको बताने वाला था। कल से हमारी दुकान में पके हुए खाने के ग्राहकों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पता चला कि ओल्ड फूड फैक्ट्री के डायरेक्टर गांव का तबादला कर दिया गया है। दरअसल उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। जिस दौरान वे पके हुए खाने की कीमतें कम कर रहे थे, उन्होंने खूब बिक्री की, लेकिन कोई मुनाफा नहीं हुआ। वहां के कर्मचारी बिना वेतन बढ़ाए ही बहुत ज्यादा काम करते रहे, जिससे काफ़ी शिकायतें हुईं। आखिरकार सारा दोष डायरेक्टर गांव पर मर दिया गया। लिन चुक्सिया के होंठों पर मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि मूल्य युद्ध कभी भी टिकाऊ रणनीति नहीं होती। एक ऐसी रणनीति जो दुश्मन को 1000 और खुद को 800 का नुकसान पहुंचाती है, देर सवेर इसकी कीमत खुद ही चुकानी पड़ेगी। गाओ हुई ने सोचा कि उनकी जियांग फूड फैक्ट्री आकार और व्यवसाय में बड़ी होने के कारण उनकी बन शॉप को नीचे खींच सकती है, लेकिन वह भूल गए कि पारिवारिक व्यवसाय जितना बड़ा होगा उतने ही अधिक लोगों को खाना खिलाना होगा। लगभग बिना किसी लाभ मार्जिन के बेचने के लिए कीमतों में 30% की कमी की गई। जितना अधिक वे बेचते थे, लागत उतनी ही अधिक होती थी। उनकी बन शॉप अपनी छोटी दुकान और कम कर्मचारियों के बावजूद मुख्य रूप से मांस बन बेचने पर केंद्रित थी और उन्हें नीचे लाने का विचार एक सपना था। क्या आज आपने पके हुए खाने की मात्रा बढ़ा दी है? इतने सारे ग्राहक हैं, कोशिश करें कि कोई भी खाली हाथ न जाए। चिंता मत करो, कल जैसे ही हम ग्राहकों के साथ व्यस्त हुए, मैंने वेनसोंग से संपर्क किया। आज हमने कल की तुलना में 3 गुना ज्यादा खाना तैयार किया है। लिन चुक्सिया ने सिर हिलाया। किन्हान इस व्यवसाय से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। उसके प्रबंधन के साथ उसे बन शॉप की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बन शॉप के चारों ओर देखने पर उसे किन लिहुआ नहीं दिखा। लिहुआ कहाँ है? आज दोपहर को उसकी छुट्टी है, वह दुकान में नहीं है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वास्तव में नहीं, मैं जियानजुन को निर्धारित समय से पहले ही पूर्णकालिक रूप से पदोन्नत करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे वह बच्चा नहीं मिल रहा था और मैंने सोचा कि मैं लिहुआ से उसे घर पर बताने के लिए कहूँगा। लिन चुक्सिया ने किन जियानजुन का उल्लेख किया और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। प्रारंभ में किन लिहुआ श्रीमती किन के कहने पर बन शॉप में काम करने आई, जिसके लिए भाई किन ने उनसे संपर्क किया था।
उस समय किन जियानजुन ईर्ष्यालु था, लेकिन उसने सोचा कि चूंकि उसकी बहन कृषि कार्य नहीं संभाल सकती, इसलिए वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। इस वर्ष जियांग फूड फैक्ट्री की स्थापना और इसके सार्वजनिक भर्ती अभियान के साथ, विशेष रूप से चूंकि गांव के मुखिया के पास किन परिवार गांव के लिए 20 कोटा थे, किन जियानजुन ने तुरंत हस्ताक्षर किए थे। हालांकि साक्षात्कार के दौरान गांव के मुखिया ने उन्हें इस पद से हटा दिया। कारण ये था कि वह लिन चुक्सिया का भतीजा था और अगर उसे नौकरी चाहिए तो उसे अपनी चाची से बात करनी चाहिए, न कि गांव का कोटा बर्बाद करना चाहिए। वह घर गया और चाहता था कि उसके माता पिता उसकी ओर से लिन चुक्सिया से बात करें, लेकिन भाई किन और उसकी भाभी को लगा कि लिन चुक्सिया ने पहले ही उन्हें अपमानित कर दिया था और उन्होंने बार बार इस तरह की कृपा की मांग करना उचित नहीं समझा। इस प्रकार किन जियानजुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह समाज द्वारा तिरस्कृत, अप्रिय और परित्यक्त दयनीय आत्मा है। कोई रास्ता न होने के कारण वह 3 दिनों तक घर पर ही चिंतन करता रहा, फिर लिन चुक्सिया से संपर्क करने का साहस जुटाया। बिना किसी बात को घुमा फिराए उन्होंने लिन चुक्सिया के साथ अपनी परेशानी साझा की और बस इतना पूछा कि क्या उन्हें अभी भी श्रमिकों की आवश्यकता है, और कहा कि वे कुछ भी कर सकते हैं। लिन चुक्सिया को उम्मीद नहीं थी कि लड़के को ऐसी असफलता का सामना करना पड़ेगा। दरअसल उस पर उसकी गहरी छाप थी। उसकी शादी के दौरान दुल्हन पक्ष में किन जियानजुन अकेला युवा और सबसे ऊर्जावान व्यक्ति था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह किन यांग की बहुत प्रशंसा करता था। उसने किन जियानजुन को फूड फैक्ट्री में असेंबली लाइन पर काम करने के लिए नहीं भेजा। उसके जिंदादिल स्वभाव और अच्छे रूप रंग को देखते हुए लिन चुक्सिया ने उसे किन्वू के संरक्षण में सामाजिक मेलजोल और व्यावसायिक संबंध सीखने के लिए रख लिया। असेंबली लाइन का काम कोई भी कर सकता था, लेकिन उसे जिस चीज़ की सख्त जरूरत थी वह थी कोर टीम के सदस्य। उसका फैसला सही साबित हुआ। किन्वू की प्रतिक्रिया के अनुसार किन जियानजुन तेज तर्रार, चौकस और सीखने के लिए उत्सुक था, और उसने कुछ दिन पहले ही अपने दम पर एक सौदा भी पक्का कर लिया था। उन्हें ऐसे लोग पसंद थे जो सुधार चाहते थे और स्वाभाविक रूप से वह उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती थीं। अपने छोटे रिश्तेदार को बेहतर तरीके से जानने वाले किन हान ने लिन चुक्सिया से सहमति जताते हुए कहा, जियानजुन बचपन से ही होशियार रहा है। अगर भाई किन के परिवार में कई बच्चे न होते और जियानजुन अपने छोटे भाई बहनों को शिक्षा का मौका देकर दूसरों को खुद से पहले महत्व न देता, तो शायद वह अब तक कॉलेज का छात्र भी बन चुका होता। अध्याय 187 कितना कुछ हो गया। किन लियांग के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा किन जियानजुन, दूसरा किन लिहुआ और सबसे छोटा बेटा किन जियानशे भी 15 वर्ष का था। जिस वर्ष किन जियानजुन हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश करने वाला था, उसी वर्ष किन लिहुआ को हाई स्कूल में दाखिला मिल गया और किन जियानशे को जूनियर हाई स्कूल में। उन दिनों बच्चों की शिक्षा पर खर्च बहुत अधिक होता था, यहाँ तक कि 9 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा भी निःशुल्क नहीं थी, क्योंकि स्कूल में 3 बच्चे होने पर, विशेष रूप से जूनियर हाई और हाई स्कूल में, ट्यूशन और पाठ्यपुस्तकों की फीस पूरे ग्रामीण परिवार की आय को समाप्त कर देती थी। शिक्षा के लिए लोहा बेचने हेतु बर्तन तोड़ना केवल एक बेकार अभिव्यक्ति नहीं थी। पुरानी यादों में खोकर किन्हान ने बीते दिनों की याद करके आह भरी और उन अच्छे दिनों पर आश्चर्यचकित हुआ जो वे अब जी रहे थे, ऐसे दिन जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब वे बात कर रहे थे तभी सुन बिंगनान बाहर से अंदर आया। इस अवधि के दौरान सन बिंगनान अपने गृहनगर में वापस आ गया था, अपने बड़े और दूसरे भाई के मुर्गी फार्म के निर्माण की देखरेख कर रहा था और कभी कभी ही लिन चुक्सिया को प्रगति की रिपोर्ट देने के लिए वापस आता था। उन्होंने पिछली बार कहा था कि मुर्गी फार्म का निर्माण हो चुका है और वे शीघ्र ही चूजे लाने की योजना बना रहे हैं। कल के मौसम के बारे में सोचकर लिन चुक्सिया को चिंता हुई। तीसरा भाई इस समय क्यों आया है? क्या मुर्गी फार्म में कोई समस्या है? सुन बिंगनान ने अपने लिए एक गिलास पानी डाला और 2 घूंट पीने के बाद जवाब दिया, हाँ, थोड़ी दिक्कत है। मेरी किस्मत खराब रही है। परसों ही मैंने 2000 मुर्गियों के चूजों का इंतजाम किया था और फिर कल भारी बर्फबारी हो गई। क्या आप यकीन कर सकते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आसमान जानबूझकर मेरा विरोध कर रहा है। चूजों को बढ़ने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, इससे अधिक तापमान पर वे वास्तव में जमकर मर सकते हैं। भविष्य के समय की तरह नहीं, जहां हीटिंग सुविधाएं अच्छी तरह से सुसज्जित थीं। कई लोग सर्दियों में कोयले की ईंटें जलाने का खर्च भी नहीं उठा सकते थे और गर्म कांग बेड पर निर्भर रहते थे। यही कारण है कि लिन चुक्सिया मुर्गी फार्म का निर्माण जल्दी करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए वे बसंत तक इंतजार कर रहे थे। अब क्या स्थिति है? कितना नुकसान हुआ? प्राकृतिक आपदाएं और दुर्घटनाएं सामान्य हैं, आप केवल यह आशा कर सकते हैं कि नुकसान कम हो। सन बिंगनान ने अपना गिलास पानी खत्म किया और हाथ हिलाकर मना कर दिया। किन्हान का चेहरा और अधिक परेशान हो गया। सब चला गया। लिन चुक्सिया का दिल भी धड़क उठा। 2000 मुर्गी के बच्चे कोई छोटी संख्या नहीं थी। वित्तीय नुकसान की बात तो छोड़ ही दीजिए, सन परिवार के सबसे बड़े और दूसरे भाई को मुर्गी फार्म की शुरुआत में ही इस तरह के झटके का सामना करना पड़ा, इसलिए भविष्य में इस तरह के किसी भी प्रयास पर काफ़ी दबाव होगा। सन बिंगनान ने पानी खत्म किया, अपना प्याला नीचे रखा और फिर बोला, कोई नुकसान नहीं हुआ।
मेरी नंदों ने बताया कि चूजे ठंड से डरते हैं, इसलिए उन्होंने पिंजरे में कोयले का चूल्हा जला रखा है और मोटी घास की चटाई बिछा दी है। पिछले कुछ दिनों से वे पिंजरे में ही सो रहे हैं, बारी बारी से खाना भी खा रहे हैं। मेरी माँ ने चूजों के लिए कंबल भी बिछा दिए हैं। लिन चुक्सिया, वह अपने मन में उस दृश्य को देख सकती थी, लेकिन भाई सूर्य और दूसरे भाई सूर्य ने ऐसा जज्बा दिखाया तो उसे अपने चूजों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही रात के खाने का समय नज़दीक आया, लिन चुक्सिया ने सुन बिंगनान को बन शॉप में साथ में खाना खाने के लिए आमंत्रित किया और सू वेनसोन को भी इसकी सूचना दी। सन बिंगनान हाल ही में अपने घर पर चिकन फार्म में व्यस्त थे और अब जबकि यह काफ़ी हद तक व्यवस्थित हो चुका था, लिन चुक्सिया उन्हें जियांग फूड फैक्ट्री में रखने पर विचार कर रहे थे, मुख्य रूप से खरीद चैनलों की देखरेख और कच्चे माल की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए। साथ में भोजन करने के बाद उन्होंने बन की दुकान, खाद्य कारखाने और मुर्गी फार्म के बारे में जानकारी साझा की। रात के खाने के बाद जब बन शॉप बंद होने वाली थी, लिन चुक्सिया ने किन्हान के साथ घर जाने की योजना बनाई। तभी उसने सुना कि सू वेनसोंग और सुन बिंगनान लियू दाहुई का जिक्र कर रहे हैं। चूंकि सुन बिंगनान पिछले कुछ दिनों से अपने गृहनगर में था, उसने सोचा, हाँ, मैं ऐसे ही एक व्यक्ति को जानता हूँ। एक मैचमेकर ने मेरी बहन के लिए एक लड़के का सुझाव दिया था, उसका नाम लियू दाहुई लग रहा था। उसका क्या, उसे अचानक क्यों लाया जा रहा है? लियू दाहुई मेरी बहन के लिए सही जोड़ी नहीं है। जब मैचमेकर ने उसका जिक्र किया था तब से मैं इसके खिलाफ था। ये तो खुशकिस्मती की बात है कि मिस्टर लिन ने हमें यहाँ नौकरी दिला दी, इसलिए मैंने अपनी माँ से सीधे प्रस्ताव ठुकराने को कहा। वह हाल की घटनाओं से अनभिज्ञ था। लिन चुक्सिया को पता था कि लियू दाहुई ने सन लानलान से संपर्क किया था और सू वेनसोंग द्वारा इसका उल्लेख किए जाने के बाद वह अतिरिक्त सतर्क हो गई। वह रुकी और पूछा, क्या लियू दाहुई हाल ही में बन शॉप पर गए हैं? सू वेनसोंग ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि वह हाल ही में रोज़ाना बन खाने के लिए बन की दुकान पर आ रहा है, लेकिन उसने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। बस वह इतनी दूर सिर्फ बन खाने के लिए आ रहा है। मैं नहीं जा सकता, मुझे लैनलान की जांच करनी है। लिन चुक्सिया और उनके पति किन्हान ने माफ़ी मांगी और उनसे पहले वापस जाने को कहा। कोई और होता तो शायद ठीक होता, लेकिन लियू दाहुई तो पिछले जन्म में सुन लानलिन का पूर्व पति था। सुन लानलिन के अंतिम भाग्य के बारे में सोचकर ही लिन चुक्सिया अपना संयम खो बैठी। सन बिंगन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, अब स्थिति को नहीं जानते हुए, लेकिन ये जानते हुए कि लिन चुक्सिया और सन लानलान करीब थे, उन्होंने महसूस किया कि लिन चुक्सिया से बात करना अधिक उपयुक्त था। भाई किन, पहले तुम लोग वापस जाओ, मैं बाद में मिस्टर लिन को घर ले जाऊंगा। वे पांचों बन की दुकान के प्रवेश द्वार पर अलग हो गए। सू वेनसोंग चुपचाप सुन बिंगनान और लिन चुक्सिया के पीछे चल रहा था। इस समय रेलवे स्टेशन के पास वाली बन की दुकान भी बंद हो चुकी थी और वे तीनों सीधे स्टाफ छात्रावास के प्रांगण की ओर चल पड़े। आंगन से कुछ ही दूरी पर एक फैक्ट्री क्षेत्र के बगल में लिन चुक्सिया ने अचानक एक तेज चीख सुनी। यद्यपि चीख तीखी थी, फिर भी वह परिचित थी। लिन चुक्सिया का चेहरा अचानक बदल गया और वह दौड़ने लगी, लेकिन कोई और उससे तेज था। सू वेनसोंग और सुन बिंगनान दोनों ध्वनि के स्रोत की ओर दौड़े। जैसे ही वे गली के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्होंने अंदर से गंदी आवाजें सुनी। सुंदर लड़की, डरो मत, हम बस तुमसे बात करना चाहते हैं। हाँ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अगर तुम और जोर से चिल्लाओगे तो भी यहाँ आसपास शायद कोई नहीं सुनेगा। रात में अकेले रहना आपके लिए कितना अकेलापन भरा होगा। चलो हम आपको फिल्म दिखाने ले चलते हैं। तभी सुन लानलान की आवाज़ आई, जिसमें सिसकी का भाव था। कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं आपको पैसे दे सकती हूँ, सारा पैसा मेरे पास है। मुझे पैसे तो चाहिए, पर मैं तुम्हें भी चाहता हूँ, क्या करूँ? सुंदर लड़की, रो मत, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊँगा। अपने दादाजी को भाड़ में जाओ। सन बिंगनान के क्रोधित श्राप से एक आदमी दर्द से चीख उठा। सू वेनसोंग भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने दूसरे व्यक्ति पर मुक्के बरसाए। जैसे ही दोनों व्यक्तियों ने दूसरों को आते देखा, वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन न तो सन बिंगनान और न ही सू वेनसोंग ने उन्हें मौका दिया। चारों लोग तुरंत ही हाथापाई पर उतर आए। लिन चुक्सिया दौड़कर सन लानलान के पास गया, जिसने एक परिचित चेहरा देखकर लिन चुक्सिया से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। ज़ियाक्सिया, तुम यहाँ कैसे आईं? तुमने तो मुझे बहुत डरा दिया। उसने सोचा कि वह आज बच नहीं सकती। अब सब ठीक है, सब ठीक है, लिन चुक्सिया ने उसे दिलासा दिया। कई जून कहाँ है? वह तुम्हारे साथ काम क्यों नहीं छोड़ गया? सुन लानलान इतनी जोर से रो रही थी कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी और उसे शांत होने में थोड़ा समय लगा। आज दोपहर को उसकी छुट्टी थी। लिन चुक्सिया कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक दूर एक पेड़ के पीछे देखने लगा। एक पल के लिए मेरा इंतजार करो। बिना कुछ और कहे वह सीधे वहां दौड़ी चली गई। बड़े पेड़ के पीछे खड़े व्यक्ति को जब यह एहसास हुआ कि उन्हें देख लिया गया है, तो वह मुड़कर भाग गया। लिन चुक्सिया ने दौड़कर आगे छलांग लगाई और लात मारी। अय्यो! वह आदमी मुंह के बल आगे की ओर गिर पड़ा। आदमी ने फिर भागने की कोशिश की, लेकिन लिन चुक्सिया ने सीधे उसका रास्ता रोक दिया।
अध्याय 188। नई नफरत और पुरानी नाराजगी मेरे दिल में उमड़ रही है। अंधेरे में उस आदमी को एहसास हुआ कि अब और भागना उसके लिए मुमकिन नहीं। उसने सिर घुमाकर पीछे देखा, जहां बाकी दो आदमी पहले ही पकड़े जा चुके थे। दांत पीसते हुए उसने दीवार के कोने से एक ईंट उठाए और आगे बढ़ गया। लिन चुक्सिया ने उसकी हरकत देखी और लापरवाही से अपने पास से एक बेसबॉल बैट निकाला, जिसे उसने विशेष रूप से आत्मरक्षा के लिए तैयार किया था। अपने हाथ में एक आसान हथियार के साथ लिन चुक्सिया बिल्कुल भी नहीं डरी, भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी एक पुरुष था। जैसे ही उसने ईंट को ऊपर उठाया, लिन चुक्सिया ने अपना बेसबॉल बैट सीधे उसके हाथ पर दे मारा। एक हल्की सी आवाज़ और उस आदमी की चीख के साथ ईंट जमीन पर गिर गई। लिन चुक्सिया को उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह लियू दाहुई था, जो सुन लानलान का पिछले जन्म का आदमी था। इस समय उस आदमी की यहाँ उपस्थिति निस्संदेह आज रात की घटना से संबंधित थी। उसके पिछले जीवन की यादों के साथ मिलकर उसके दिल में पुरानी और नई नफरत उमड़ रही थी। उस आदमी की चीखों को अनदेखा करते हुए लिन चुक्सिया ने उस पर बेसबॉल बैट को लगातार घुमाया। सु वेनसोंग और सुन बिंगनान ने बाकी दो आदमियों को पहले ही काबू कर लिया था। लिन चुक्सिया के पास की स्थिति देखकर उन्होंने उन दोनों आदमियों को दबा दिया और मदद के लिए आगे आए। इसके बजाय उन्होंने लिन चुक्सिया को एक बड़ा बल्ला चलाते हुए देखा, जबकि जमीन पर पड़ा आदमी दर्द से कराह रहा था, दया की भीख मांग रहा था, जिससे अनायास ही उनके होठों के कोने फड़क गए। अन्य दो दुर्भाग्यशाली पुरुषों को अपनी किस्मत का एहसास हुआ और उन्हें राहत महसूस हुई कि वे इस महिला के हाथों में नहीं फंसे। चुक्सिया, बस अब बहुत हो गया, तुम उसे पीट पीट कर मार डालने वाली हो, सुन बिंगनान ने कहा। जैसे ही जमीन पर पड़े आदमी की चीखें धीमी हुईं, उसने उसे रुकने की याद दिलाई। सन लानलान, जो भी किसी दुर्घटना से डर रहा था, उसके पास गया और उसकी बांह पकड़ ली। ज़ियाक्सिया, उसे मारना बंद करो। लिन चुक्सिया का दबा हुआ गुस्सा लगभग फूट पड़ा था और लियू दाहुई पर एक आखिरी लात मारते हुए उसने थूका, तुम कमीने, यह मत सोचो कि यह खत्म हो गया है। वह सुन बिंगनान और अन्य लोगों की ओर मुड़ी और बोली, हमें उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। ठीक है, पुलिस को अपनी कोठरियों में सड़ने दो। सन बिंगनान इन लोगों को आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। पिटाई उनके लिए बहुत हल्की थी। यदि वे समय पर नहीं पहुंचते तो कौन जानता है कि क्या हो सकता था। ये सुनकर कि उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, सु वेनसोंग और सुन बिंगनान, जो लोग पकड़े हुए थे, घबरा गए। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था, हम तो बस इस महिला साथी को डराना चाहते थे। उन्हें इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था इससे पहले कि वे बात पूरी कर पाते। सु वेनसोंग ने उनमें से एक व्यक्ति के पेट में घूंसा मारा, आप इसे कोई बुरी मंशा नहीं कहते। मैं आपको अभी पीट पीट कर मार सकता हूं और फिर भी मेरे इरादे बुरे नहीं होंगे, विश्वास करें या नहीं। हम वास्तव में नहीं थे, वे लोग हकलाते हुए बोले। हाल ही में उन पर कार्रवाई हुई थी और पुलिस स्टेशन भेज देने से उनका अंत हो जाएगा। कम से कम उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा और सबसे बुरी स्थिति में उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ सकता है। इस संभावना के बारे में सोचते ही उनके चेहरों पर ठंडा पसीना आ गया। उन्होंने लियू दाहुई की ओर इशारा किया, जिसका चेहरा इतना जख्मी हो गया था कि पहचाना नहीं जा सकता था, और कहा, उसने ही हमें इस महिला कॉमरेड को डराने के लिए कहा था। ये सिर्फ डराने की कोशिश थी, इसके बाद वह उसे बचाने के लिए हीरो बनने का नाटक करेगा। यह उस महिला कॉमरेड के साथ सिर्फ एक मजाक था, हमने कुछ भी बुरा नहीं किया होगा। सन बिंगनान, जो अभी भी सोच रहा था कि लियू दाहुई वहां क्यों है, ये सुनकर क्रोधित हो गया कि यह लियू दाहुई का सेटअप था और उसने उसे कुछ और बार लातें मारी। लानत है तुम पर, क्या तुम मेरी बहन की प्रतिष्ठा बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? लियू दाहुई भी पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता था। ये सुनकर कि दूसरा आदमी सुन लानलान का भाई था, उसने अपनी बदकिस्मती स्वीकार कर ली और सब कुछ कबूल कर लिया। मैं बस लैनलिन के साथ दोस्ती करना चाहता था। सच में, मैं मानता हूं कि मेरे तरीके गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरा लैनलिन को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं वास्तव में उसे पसंद करता हूं। वह सन लानलान के साथ दोस्ती करना चाहता था और फिर उसके साथ डेट पर जाना चाहता था, लेकिन उसने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने सोचा कि उसका सच्चा दिल उसे छू लेगा, यहाँ तक कि वह हर दिन उसकी रोटी की दुकान तक 20 किलोमीटर दौड़कर जाएगा। लेकिन हुआ क्या, कई पुरुषों से घिरी इस इश्कबाज महिला ने उसे नोटिस ही नहीं किया। लियू दाहुई संतुष्ट नहीं थे। उनकी चाची ने बताया था कि सन परिवार ने सन लानलिन की शादी उनसे कराने का इरादा किया था, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि वह काम करने लगी थी। सिर्फ इसलिए कि उसके पास नौकरी थी, वह उसे नीची नज़र से क्यों देखे? ये सुनकर कि वह प्रति माह 40 से 50 युआन कमाती है, लियू दाहुई सुन लानलान को पाने के लिए और अधिक उत्सुक हो गया। चाहे लोग हों या पैसा, सब कुछ उसका होना चाहिए था। और सुन लानलन ने पहले कभी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला था, लेकिन उस दिन जब वह बन शॉप आया तो उसने उसे कई औरतों के बीच एक नज़र में पहचान लिया। लियू दाहुई को अंदाज़ा हो गया था कि सुन लानलन ही उसकी पत्नी होगी। जब तक वह उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करता रहेगा, उसके इर्द गिर्द रहने वाले मर्दों को उसकी परवाह रहेगी और फिर वह अपनी चाची से दोबारा शादी का प्रस्ताव रखवाएगा।
बदनाम औरत उसकी दया पर निर्भर रहेगी। लिन चुक्सिया ने लियू दाहुई के इरादों को भांप लिया था। ये कमीना सचमुच किसी भी जीवन में इंसान बनने के लायक नहीं था। दोस्त बनाओ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या ऐसे दोस्त बनाते हो? तीसरे भाई, उनके साथ बातें मत करो, उन सबको पुलिस स्टेशन ले जाओ। चूंकि वे 3 थे, लिन चुक्सिया और सुन लानलान भी सू वेनसोंग और सुन बिंगनान के पीछे पुलिस स्टेशन चले गए। जैसा कि पता चला, सुन हाउ ड्यूटी पर थे। पहली नज़र में उसने सोचा कि लिन चुक्सिया को फिर से लूट लिया गया है। उसने सोचा कि इन छोटे चोरों की आंखें नहीं हैं। उसने लिन चुक्सिया के कौशल को देखा था। लेकिन जब उन्होंने सुना कि यह एक महिला को परेशान करने के बारे में है, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। छोटे मोटे चोरों को पुलिस थाने भेजना आम बात है, लेकिन महिलाओं को परेशान करना अलग बात है। ऐसे लोगों को, जिन्होंने सामाजिक स्थिरता को खतरे में डाला है, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बयान दर्ज होने के बाद पीड़ित और गवाह दोनों उपस्थित थे और अपराधियों ने लगभग तुरंत ही अपने कृत्य को स्वीकार कर लिया था। भले ही उनके बयान लिन चुक्सिया के समूह के बयानों से मेल खाते थे, फिर भी उनका व्यवहार घृणित था। जाने से पहले सू वेनसोंग ने कहा, इससे पहले इस लियू दाहुई ने सड़क पर सुन लानलान को रोकने की कोशिश की थी और फिर वह हर दिन बन शॉप पर आने लगा। कॉमरेड सुन, क्या इसे पूर्व नियोजित नहीं माना जा सकता? ये सुनकर सुन हाउ रिकॉर्डिंग अधिकारी की ओर मुड़ा। इसे भी नोट कर लीजिए। ऐसा व्यवहार पूरी तरह से घृणित है, ये स्पष्ट रूप से पूर्वनियोजित है। ये सुनकर लियू दाहुई ने खड़े होने की कोशिश की। पुलिस कॉमरेड, मैंने इसकी कोई योजना नहीं बनाई थी। वह बकवास कर रहा है। मैं सुन लानलान को पहले से जानता था, मैं बस उससे दोस्ती करना चाहता था। ये वही है, वह मुझे बदनाम कर रहा है, उसके कुछ छिपे हुए इरादे हैं। पुलिस कॉमरेड, आप सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं सुन सकते। यह एक तरफा है या नहीं, ये पहले जो कहा गया था उससे स्पष्ट है। सुनहाओ ने लियू दाहुई की ओर देखा। उन्हें नीचे ले जाओ और अभी के लिए उन्हें बंद कर दो, हम उनसे कल पूछताछ करेंगे। पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए सुन लानलान की उंगलियां अभी भी कांप रही थीं। लिन चुक्सिया को पता था कि वह डर गई है और वह उसके साथ रहा। इससे आपको कुछ मानसिक शांति मिलेगी। पुलिस के साथी उन्हें छोड़ेंगे नहीं। गुंडागर्दी के अपराध में उन्हें कम से कम कई साल की सजा हो सकती थी और इस घटना के बाद सुन लानलान निश्चित रूप से लियू दाहुई से शादी नहीं करेगी। लिन चुक्सिया को बहुत राहत मिली। सुन बिंगनान ने क्रूरता से कहा, सचमुच बदकिस्मती है। लियू दाहुई क्या है? वह क्यों सोचता है कि मेरी बहन उससे शादी करेगी? गवाही के दौरान लियू दाहुई ने कहा कि वह सन लानलन को पसंद करता था और सन परिवार भी उसकी शादी उससे कराना चाहता था, जिसके कारण उसने ऐसा व्यवहार किया। उसका इरादा सन लानलान को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, उसने बस गलत तरीका अपनाया। अध्याय 189। हम एक मुक्त प्रेम संबंध में हैं। उसने कहानी का सिर्फ एक ही पहलू बताया। उस वक्त वहां पुलिस मौजूद थी, वरना सन बिंगनान उसे 2 और थप्पड़ मार देता। अगर आज का मामला सुलझ भी जाए तो भले ही उसकी बहन लियू दाहुई से शादी कर ले, लियू परिवार में और इस पति के सामने वह जीवन भर अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसका जीवन कैसा होगा। मैंने सुना है कि परिवार द्वारा मैचमेकर को अस्वीकार करने के बाद एशुनसी की मां ने लियू दाहुई के लिए कई अन्य साथी सुझाए। उनमें से एक तो हमारे गांव से भी था, लेकिन कोई भी कारगर नहीं हुआ। अब क्या वह फिर से गहरे प्यार का नाटक कर रहा है? क्या उसे कोई और नहीं मिल रहा और अब उसे मेरी बहन याद आ रही है? सुन लानलान ने असहाय होकर कहा, भाई, क्या इस तरह बोलना सचमुच अच्छा है? ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई और नहीं मिल सकता। सुन बिंगनान भी नाराज हो गया, क्या मैं सिर्फ लियू दाहुई की आलोचना नहीं कर रहा हूं? मैंने आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। इस समय सन बिंगन आगे चल रहा था, लिन चुक्सिया और सन लानलन बीच में थे। सू वेनसोंग उनके पीछे आधा कदम चल रहा था। सन लानलन की पीठ देख रहा था। क्या कई जून आज फिर से आपके साथ काम छोड़कर नहीं गया? मैंने उसे पहले ही स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी थी कि वह पका हुआ भोजन देने से पहले सुन लानलान को छात्रावास में वापस ले जाए। क्या ये व्यक्ति सचमुच अविश्वसनीय है? सन बिंगनान ने भी सन लानलान को हैरानी से देखा। सन लानलान ने फिर समझाया, इन दिनों हम हमेशा साथ ही काम छोड़ते हैं, लेकिन आज उसकी छुट्टी थी और वह दोपहर को ही चला गया। उसने ऐसा व्यवहार कब से शुरू कर दिया? एक बड़े आदमी को इतना आराम करने की क्या जरूरत है? सन बिंगनान ने शिकायत की। लिन चुक्सिया ने अच्छे लाभ दिए। एक दिन की छुट्टी न लेने का मतलब था 2 युआन अतिरिक्त, यहाँ तक कि आधे दिन की छुट्टी से भी 1 युआन की कमाई। उनके गांव में 1 युआन कोई छोटी रकम नहीं है। इससे 1 पाउंड सुअर का मांस, कई पाउंड सफ़ेद आटा, यहाँ तक कि लगभग 20 अंडे भी खरीदे जा सकते हैं। सन लानलान ने यह भी महसूस किया कि कई जून ने हाल ही में बहुत अधिक छुट्टियां लीं, लगभग हर बार जब उनके पास ऐसा करने का विकल्प था। लेकिन यह उसका अधिकार था, यहाँ तक कि एक प्रबंधक के रूप में भी वह वास्तव में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती थी। सड़क के दोराहे पर सन बिंगनान चाहता था कि सू वेनसोंग लिन चुक्सिया को सीधे घर तक ले जाए। लिन चुक्सिया सन लानलान के बारे में चिंतित थी और उसने आज रात उसके साथ छात्रावास में रहने की योजना बनाई।
सू वेनसोंग ने यह भी कहा कि वह छात्रावास के अन्य कर्मचारियों की भी जांच करना चाहते हैं। इसलिए वे सभी एक साथ स्टाफ छात्रावास की ओर चल पड़े। प्रांगण शांत था। वसंत के शुरुआती दिनों से लेकर रात तक तापमान में काफ़ी गिरावट आ गई थी। शाम को काफ़ी ठंड थी और लोग जल्दी ही आराम करने के लिए अपने कमरों में वापस चले गए। सन बिंगनान ने देखा कि उसके घर में अभी भी लाइटें जल रही थीं और वह क्रोधित हो गया। उसने कई जून को अपनी बहन के पास रहने की व्यवस्था की थी ताकि वे दोनों एक साथ आ सकें। ये देखकर कि कई जून भी दिलचस्पी दिखा रही थी, अगर वह परिवार का हिस्सा बनना चाहता था तो उसे उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। भले ही वह उसकी छुट्टी का दिन था, उसे काम के बाद उसे लेने के लिए बन शॉप जाना चाहिए था, न कि उसे अकेले घर जाने देना चाहिए था। पहले जब वो बन शॉप पर था तो ये आदमी भरोसेमंद लगता था। उसे गए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे और इतना बड़ा मामला खड़ा हो गया। अगर उसकी बहन ने भविष्य में कई जून से सचमुच शादी कर ली तो एक बड़े भाई के तौर पर वह हमेशा उसके साथ रहकर उसकी देखभाल नहीं कर पाएगा। उसकी बहन का जीवन कैसा होगा? यदि यह न माना जाता कि छात्रावास का दरवाज़ा कंपनी की संपत्ति है तो सन बिंगनान बस दरवाज़ा लात मारकर खोलना चाहता था। फिर भी उसने गुस्से में छात्रावास का दरवाज़ा खोला। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कई जून। जब उसने अंदर का दृश्य देखा तो सुन बिंगनान के शब्द उसके गले में अटक गए। कमरे में मंद रोशनी थी। एक पुरुष और एक महिला बिस्तर के किनारे पर बहुत करीब बैठे थे। पुरुष ने महिला को पकड़ रखा था। अंदर मौजूद लोगों को तुरंत एहसास हो गया और महिला चीखते हुए कई जून से दूर हो गई। मैं कमबख्त, कई जून, तुम कमीने। सन बिंगनान हकलाने लगे, पूरा वाक्य बोलने में असमर्थ। गुस्से में आकर उसने आक्रामक तरीके से कई जून का कॉलर पकड़ लिया। खुले दरवाजे के कारण बाहर खड़े लोग अंदर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। किन लिहुआ को कई जून के साथ लिपटा हुआ देखकर लिन चुक्सिया का दिमाग भी एक पल के लिए ठिठक गया। फिर उसने अपने बगल में खड़े सुन लानलान और सू वेनसोंग की ओर देखा। वे दोनों भी स्पष्ट रूप से हैरान थे। सौभाग्यवश समस्या उसकी आंखों में नहीं थी। कई जून ने जबरदस्ती कुछ भूसे खाए, जबकि किन लिहुआ भयभीत होकर एक तरफ से कुड़ गया और अंततः लिन चुक्सिया के करीब गया। हकलाते हुए बोला, चाची सी, चलिए बात करते हैं, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? हालांकि यह सच है कि डेटिंग अब मुफ्त है, लेकिन मुझे लगता है कि आज ही इस बारे में बात करना ज़रूरी है। कार्यालय में सभी लोग शांत हो गए और लिन चुक्सिया सबसे पहले बोलने वाले थे। कई जून को 2 भूसे पड़े थे। उसके मुंह का कोना नीला और सूजा हुआ था। सन बिंगनान पूरी तरह से क्रोधित दिखे। सन लानलान ने कोई अतिरिक्त भावना प्रकट किए बिना उदासीन चेहरा दिखाया। किन लिहुआ के चेहरे पर अभी भी डर और दयनीय भाव था। वह एक से दूसरे की ओर देख रहा था। सू वेनसोंग, जो सबसे दूर और सन लानलान के सबसे करीब खड़ा था, कमरे में मौजूद कुछ लोगों को गहराई से देख रहा था। कई जून ने किन लिहुआ की ओर देखा, जिससे एक साहसी और जिम्मेदार व्यक्ति का आभास हुआ। मुझे नहीं लगता कि कहने को ज्यादा कुछ है। क्या सबने पहले ही नहीं देख लिया है? लिहुआ और मैं डेटिंग कर रहे हैं। हम एक स्वतंत्र रिश्ते में हैं। मैं बकवास करूंगा। पुनः आक्रमण करने जा रहे सन बिंगनान को सन लानलान ने रोक लिया। उसने एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया और सीधे कई जून की ओर देखते हुए कहा, तुम और किन लिहुआ खुलेआम डेटिंग कर रहे हो, फिर भी तुम वसंत महोत्सव के दौरान मेरे घर क्यों गए? वह बस इस बात को स्पष्ट करना चाहती थी। उसने सोचा कि कई जून उसके लिए उसके घर आया है। उसके तीसरे भाई ने ऐसा कहा था और उसने भोलेपन से इस पर विश्वास कर लिया। यहाँ तक कि वह कई परिवार द्वारा उसके परिवार को प्रपोज करने का इंतजार करने लगी थी और वसंत महोत्सव के बाद काम पर लौटने के बाद से वह कई जून के बारे में अलग तरह से महसूस करती थी। खासकर जब लियू दाहुई उसके पास पहुंची तो सबसे पहले उसने सोचा कि कई जून क्या सोचेगा, लेकिन ये पता चला कि कई जून लियू दाहुई के प्रति उदासीन था। उसने सोचा कि कई जून पेशेवर था, लेकिन वास्तव में उसे परवाह नहीं थी। लेकिन अगर उसे इसकी परवाह नहीं थी तो वह वसंत महोत्सव के दौरान उसके घर क्यों गया? कई जून की अभिव्यक्ति एक पल के लिए कठोर हो गई। उसने किन लिहुआ की ओर देखा और फिर दूसरी ओर देखने लगा, लेकिन उस नज़र ने सन लानलान की आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं की। मैं आपके तीसरे भाई के साथ सहपाठी हूँ। उसे खोजने के लिए आपके घर जाने में क्या गलत है? इस बार सन बिंगनान खुद को रोक नहीं सका और उसने एक और मुक्का मारा। तुम इतने सालों से मेरे सहपाठी हो, मैंने तुम्हें अपने घर आते क्यों नहीं देखा? कई जून, तुम कैसा खेल खेल रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ अपनी बहन के साथ रिश्ता बनाने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम उसे बहका रहे हो और दूसरी औरत के साथ घुल मिल रहे हो। क्या तुमने मेरा ज़रा भी सम्मान किया है? सन लानलान ने शर्मिंदा महसूस करते हुए सन बिंगनान को रोक लिया। तीसरे भाई, अब और मत लड़ो, बस मुझे अंधा समझो। ये कहकर वह मुड़ी और कार्यालय से बाहर चली गई। सन बिंगनान ने कई जून को छोड़ दिया, उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए। उसकी आंखें चौड़ी और गोल थीं। कई जून, हमारे बीच का काम खत्म हो गया है। न केवल मेरी बहन अंधी है, मैं भी अंधा हूँ। ये देखकर कि सन बिंगनान चले गए हैं, सू वेनसोंग ने कार्यालय में बचे कुछ लोगों की ओर देखा।
लिन चुक्सिया की ओर सिर हिलाया और चले गए। कार्यालय में फिर से शांति छा गई। लिन चुक्सिया ने किन लिहुआ की ओर देखा जो पूरे समय चुप थी, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। ये कब शुरू हुआ? अध्याय 190, रीढ़ की हड्डी में दौड़ती ठंडक। किन लिहुआ ने चुप रहकर अपने होंठ काट लिए। कई जून ने अपने मुंह के कोने पोंछे, तो फिर वसंत महोत्सव के बाद। वह स्पष्ट रूप से नहीं बता सके कि यह कब शुरू हुआ। उसने बस झूठ बोला था। वसंतोत्सव से पहले उसे सचमुच सुन लानलान के बारे में अच्छी धारणा थी, और वह जानता था कि सुन बिंगनान का क्या इरादा है। जब त्योहार के दौरान उसके माता पिता ने उसकी शादी की बात उठाई, तो वह सुन परिवार के पास गया, ये सोचकर कि अगर उनके माता पिता को कोई आपत्ति नहीं है तो वह अपने माता पिता को प्रस्ताव देने के लिए एक रिश्ता भेजने देगा। कौन जानता था कि कागज की इस खिड़की को तोड़ने से पहले ही उसकी मुलाकात किन लिहुआ से हो गई। वह उन अन्य महिलाओं से अलग थी जिनसे वह पहले मिला था। किन लिहुआ सुंदर और भावुक दोनों थी। उन्होंने और सन लानलान ने आधे साल तक एक साथ काम किया था। वे हंसते और बातें करते थे, लेकिन कभी ऐसा क्षण नहीं आया जब उनका दिल धड़कने लगा हो। लेकिन किन लिहुआ के साथ रहना, उसकी प्रशंसा भरी पूजनीय निगाहों को देखना उसे हमेशा असाधारण रूप से संतुष्ट करता था। विशेष रूप से सिनेमा में उस समय जब उन्होंने एक साथ लुशान लव देखा, उस समय जब महिला प्रधान पुरुष प्रधान को चूमने गई, किन लिहुआ ने भी उसे चूमा। उस क्षण कई जुन को ऐसा लगा जैसे किसी तीर ने उसके दिल को छेद दिया हो। इसके बाद के दिनों में जब भी उनके पास समय होता, वे मिलते, और कई जुन को अपने आप को इससे बाहर निकालने में असमर्थता महसूस होने लगी। वह दोषी महसूस कर रहा था और कई बार उसने सन लानलान को सच बताने के बारे में सोचा। लेकिन आखिरकार उनके बीच की वह कागजी खिड़की कभी नहीं टूटी थी। यदि वह सक्रिय रूप से उससे संपर्क करता तो उसे ऐसा लगता कि वह लड़की की प्रतिष्ठा को अनुचित रूप से बर्बाद कर रहा है। उनके लिए बेहतर यही होगा कि वे बस सहकर्मी बने रहें। लिन चुक्सिया को ऐसा महसूस हुआ कि उसने लोगों का सही आकलन करने के लिए दुनिया को काफ़ी देख लिया है, फिर भी यह सब उसकी नाक के नीचे हुआ। उसने फिर किन लिहुआ की ओर देखा। क्या तुम्हारे माता पिता जानते हैं? आंटी, किन लिहुआ ने पुकारा और फिर चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। लिन चुक्सिया को और क्या समझ नहीं आया। उसने आह भरी। कई जून, मैं तुम्हें कल एक दिन की छुट्टी दे रही हूँ। इन दिनों वापस जाओ और मैचमेकर से प्रपोज करवाओ। हालांकि अब यह मुफ्त प्यार है। एक लड़की की प्रतिष्ठा किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती है। तुम दोनों ने आज जो किया वह सीमा पार कर गया। पुरुष छात्रावास में अकेले पुरुष और अकेली महिला, और वह भी इतनी देर रात। क्या बाहरी लोग अफवाहें नहीं फैलाना शुरू कर देंगे? हाँ श्रीमान लिन, मैं समझ गया। हम तो वापस जाओ। कई जून एक पल के लिए हिचकिचाया। मिस्टर लिन, क्या मैं दूसरे छात्रावास में जा सकता हूँ? लिन चुक्सिया ने ऊपर देखा। क्यों? क्या तुम्हें डर है कि तीसरा भाई सन तुम्हें फिर से मारेगा? वापस जाओ। तीसरा भाई सन उस तरह का इंसान नहीं है। अगर उसे गुस्सा निकालना होता तो वह पहले ही निकाल लेता। तभी कई जून कार्यालय से बाहर निकला। अब ऑफिस में सिर्फ किन लिहुआ और लिन चुक्सिया ही बचे थे। किन लिहुआ और भी घबरा गया। आंटी, अब मैं भी वापस जाऊंगा। एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे साथ वापस चलता हूँ। बहुत देर हो चुकी थी और किन लिहुआ उसके अधीन काम कर रही थी, इसलिए उसे उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। लिन चुक्सिया सबसे पहले सन लानलान के छात्रावास में गए। उसे देखकर सन लानलान बेपरवाही से मुस्कुराए। क्या आज रात कुछ रोमांचक थी? कई जून को इस तरह देखकर पहले का तनाव सचमुच कम हो गया, वरना लियू दाहुई से इतनी घृणा हो जाती कि मैं सो नहीं पाती। अब अच्छा है, दो नकारात्मक बातें मिलकर एक सकारात्मक बात बनती है। कई जून को इस तरह देखकर मैं आज रात अच्छी नींद ले पाऊंगी। तुम वापस जा सकती हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ रहने से मेरी नींद में खलल पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ सख्त व्यवहार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बहनों के पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा कंधा अभी भी तुम्हारे सहारे के लिए यहाँ है। लिन चुक्सिया ने अपने कंधे को थपथपाया। सन लानलान ने उसे धक्का दिया। मैं उस तरह के व्यक्ति के लिए कभी दुखी नहीं होऊंगी। उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ बहुत शांत हो गई। ज़ियाशिया, मैं सच में खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। इससे पहले जब मेरे परिवार ने लियू दाहुई का जिक्र किया था तो तुमने ही मुझे उससे मिलने से रोका था। पिछले कुछ दिनों में मैंने गौर किया है कि लियू दाहुई वाकई शादी करने लायक इंसान नहीं है। मैं क्या कहूँ, आज रात की घटना के बिना भी मैं कह सकता था कि वह कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी है। आज रात की घटनाओं ने उनके विचार की और पुष्टि की। ऐसे लोग अधिकतर अंधराष्ट्रवादी होते हैं, दूसरों को अपने विचारों का खंडन करने की अनुमति नहीं देते हैं, और यदि आप उनकी अवज्ञा करते हैं तो परिणाम या तो मारना या डांटना होता है। गांव में ऐसे बहुत से पुरुष हैं, मैंने उन्हें अपनी पत्नियों को पीटते हुए देखा है, लगभग मार डालते हुए। उस तरह के जीवन के बारे में सोचने मात्र से ही सन लानलान की पीठ में सिहरन दौड़ जाती है। और फिर कई जून है। ये सच है कि मेरे मन में उसके लिए कुछ भावनाएं थीं, खासकर लंबे समय तक साथ काम करने की वजह से, और मुझे उसके साथ रहना बुरा नहीं लगता था। लेकिन फिर इससे पता चलता है कि वह मेरे लिए ठीक ठाक ही महसूस करता है।
अगर ऐसा है तो बेहतर है कि उसे जाने दिया जाए। विशेष रूप से लिन चुक्सिया और किन यांग के बीच के रिश्ते को देखने के बाद वह उस तरह के ठंडे प्यार के बारे में और भी अधिक संशयी हो गई है। किसी से प्रेम करने का अर्थ है केवल उसी के लिए अपनी आंखें और दिल रखना, यह न सोचना कि यह ठीक है, और जब कोई दूसरा बुलाता है तो यह महसूस करना कि अगला भी बुरा नहीं है। लिन चुक्सिया थोड़ा नाराज लग रहा था। मैं तुम्हें दिलासा देने जा रहा था, लेकिन तुम तो खुद ही इससे समझौता कर चुके हो। क्या मुझे मदद करने का मौका भी नहीं मिलता? सन लानलान कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट थी। खैर, अब मैं मैनेजर हूँ। अगर मैं थोड़ी सी भी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो दुकान का प्रबंधन कैसे ठीक से कर पाऊंगी? मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। सन लानलान को पता था कि किन लिहुआ अभी भी बाहर है, इसलिए उसने लिन चुक्सिया को जल्दी से घर जाने के लिए कहा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह रात में सुरक्षित रूप से चल सके, उसने अपने तीसरे भाई से उसे साथ चलने के लिए कहा। सन बिंगनान अभी भी गुस्से में था। कई जून के वापस आने के बाद उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर से शारीरिक रूप से नहीं भिड़ा। कई जून को अपराध बोध हुआ। उसने कुछ सामान पैक किया और रातों रात अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गया। लिन चुक्सिया को भेजना तो ठीक था, लेकिन किन लिहुआ को देखकर वह कुछ परेशान हुआ। हालांकि वह प्राथमिकता तय कर सकता था और साइकिल लेने जाने के लिए सहमत हो गया। सु वेनसोंग पूरे समय आंगन में खड़ा रहा और सबको शांति से अपने अपने रास्ते जाते देख रहा था। आंगन से बाहर निकलने से पहले उसने एक बार फिर सुन लानलान के शयनगृह की ओर देखा। झटकों से भरी एक रात ऐसे ही बीत गई। अगली सुबह जैसे ही काम शुरू हुआ, लिन चुक्सिया सबसे पहले ट्रेन स्टेशन पर बंद शॉप पर रुका। सन लानलान को हमेशा की तरह नींद की कमी के कारण होने वाली थकान के बिना देखकर उसे कुछ राहत महसूस हुई। क्या तीसरा भाई आज बन की दुकान पर है? उसके लिए आज जियांग फूड फैक्ट्री में रिपोर्ट करने की व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी, लेकिन कई जून के कुछ दिनों के लिए चले जाने के कारण सुन बिंगनान का यहाँ रहना उपयुक्त था। सन लानलान ने लिन चुक्सिया को एक नज़र देखा। तुम सबको क्या हो गया है? मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे मैं लचीली मिट्टी हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि मैं ठीक हूँ, निश्चिंत रहो। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो मुश्किल से ही तस्वीर में है, सुन लानलान को लगा कि वह इसे जाने दे सकती है। लिन चुक्सिया ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए इस मामले पर विचार किया। हालांकि मेरी बहन उदार है। कई जून ने जो किया वह काफ़ी अपमानजनक था और हमें इसे यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। ज़रा सोचो, क्या मुझे उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए या तुम उसे सीधे बर्खास्त करना चाहती हो? तुम मैनेजर हो, तुम्हारे पास अधिकार है। सुन लानलान ने जो काम कर रही थी उसे नीचे रख दिया और एक पल के लिए रुकी। सच कहूँ तो जियाक्सिया, उस समय मेरे मन में भी यही विचार आया था, लेकिन एक रात के बाद यह ज़रूरी नहीं लगा। जितना ज़्यादा मैं ये करती हूँ उतना ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि मुझे उसकी परवाह है, और यह मेरे लिए और भी शर्मनाक होता जाता है। क्या मैं सचमुच उसकी परवाह करती हूँ? मुझे लगता है कि मुझे पैसों की ज़्यादा परवाह है, और मुझे यह एहसास हो गया है कि पैसा कमाना पुरुषों से ज़्यादा ज़रूरी है। खूब कहा है। लिन चुक्सिया ने उसे अंगूठा दिखाया और पाया कि सुन लानलान उससे अधिक प्रबुद्ध है। इतनी चतुर और स्पष्ट सोच वाली सुन लानलान को उसके पिछले जीवन में लियू दाहुई द्वारा आत्महत्या के लिए कैसे प्रेरित किया गया? सौभाग्य से इस जीवन में लियू दाहुई के साथ यह बिल्कुल असंभव है। फिर भी लिन चुक्सिया का इरादा कई जून को ट्रेन स्टेशन पर बंद शॉप में काम करना जारी रखने देने का नहीं था, और उस दोपहर उसने सु वेनसोंग को ढूंढा और कई जून और सन बिंगनान की नौकरियों को संभालने के लिए खाद्य कारखाने से 2 कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया। अध्याय 191। क्या आप कई जून को डेट कर रहे हैं? किन फैमिली विलेज में किन लियांग के परिवार की सदस्य कियान चुनकाओ ने अपनी बेटी को लंबे समय तक दरवाजे पर घूरते हुए देखा और उस पर जोर से चिल्लाए। तुम्हें काम करना चाहिए था, पर घर पर बैठे बैठे सपने देख रही हो। ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि रोटी की दुकान तुम्हारी चौथी बुआ की है तुम आराम कर सकती हो। अगर तुम ठीक से काम नहीं कर सकती तो घर जाकर खेती करो। मैं इस तरह अपनी इज्जत नहीं गंवा सकती। माँ, नहीं, मेरी चौथी चाची ने मुझे 2 दिन की छुट्टी दी है। उसने तुम्हें अचानक 2 दिन की छुट्टी क्यों दे दी? क्या बन की दुकान पर भीड़ नहीं है? ये ठीक नहीं है। मैंने सुना है आजकल रेडी टू ईट फूड अच्छा बिक रहा है, फिर भी उसने तुम्हें छुट्टी क्यों दी? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, कियान चुनकाओ और अधिक पूछना चाहती थी, लेकिन तभी उसने अपने सबसे बड़े बेटे किन जियानजुन को बाहर से आते देखा। किन लिहुआ को सचमुच घर पर देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या वे जो कह रहे हैं वह सच है कि आप और कई जून डेटिंग कर रहे हैं? कियान चुनकाओ ने शुरू में अपने बेटे को अंदर आते और अपनी बेटी को डांटते हुए देखा और उसे फटकारना चाहती थी, लेकिन उसका सवाल सुनने के बाद उसने तुरंत अपनी बेटी की ओर देखा। तुम किसी को डेट कर रहे हो? उन दोनों ने गुस्से से उसकी ओर देखा, जिससे किन लिहुआ का दिल कांप उठा और उसने उनसे नजरें मिलाने से डरते हुए अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। कल उसकी चौथी चाची ने उसे 2 दिन की छुट्टी देते हुए वापस भेज दिया तथा सुझाव दिया कि उसे कई जून के साथ अपनी स्थिति के बारे में पहले अपने परिवार को बताना चाहिए, लेकिन वह खुद को ये बताने के लिए तैयार नहीं थी।
यद्यपि आजकल डेटिंग की स्वतंत्रता की वकालत की जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभी भी ज़्यादातर माता पिता के निर्णय और मैचमेकर्स के शब्दों पर निर्भर है। बिना किसी जोड़ तोड़ के और अकेले ही डेटिंग करने पर यदि लड़का हुआ तो उसकी योग्यता की प्रशंसा की जाएगी, लेकिन यदि लड़की हुई तो गांव के लोग हंसेंगे और यहाँ तक कि माता पिता का भी मजाक उड़ाया जाएगा कि उन्होंने अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं किया। उसे इस तरह देखकर किन जियानजुन और कियान चुनकाओ दोनों को पता था कि यह सच था। ये जानते हुए कि उन्हें किन लिहुआ से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, कियान चुनकाओ ने सीधे अपने सबसे बड़े बेटे से पूछा कि क्या हो रहा है। मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं आज फैक्ट्री में गया और हर कोई लिहुआ और कई जून की डेटिंग के बारे में बात कर रहा था। किसी को भी विशेष जानकारी नहीं थी और वे सभी गुप्त रूप से इस पर चर्चा कर रहे थे, इसलिए किन जियानजुन किन लिहुआ से पूछने के लिए वापस आया था। ये सुनकर कि यह मुद्दा पहले ही फैल चुका है, कियान चुनकाओ को बेहद अपमानित महसूस हुआ। आपने हमें इतने बड़े मामले के बारे में क्यों नहीं बताया? मुद्दा यह नहीं है माँ, क्या आप जानती हैं कि कई जून कौन है? कियान चुनकाओ ने अपना सिर हिलाया। वह नहीं जानती थी कि वह कौन था। उनका परिचय मैनेजर सन के बड़े भाई ने दुकान से कराया था और मैनेजर सन के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। ये बात उसने अपने चाचा से सुनी थी, जिन्होंने कहा था कि स्पष्ट दृष्टि वाला कोई भी व्यक्ति ये देख सकता है कि सन बिंगनान ने कई जून का परिचय कराया था तथा वह चाहता था कि कई जून उसका साला बने। अब उसकी बहन ये क्या गड़बड़ कर रही है? मैनेजर सुन मेरी चौथी चाची की सबसे अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने हमारे लिए नौकरियों की व्यवस्था की। आज सुबह जैसे ही मैं कारखाने में पहुंची, मुझे निर्धारित समय से पहले ही स्थायी करने की सूचना दी गई। आप मुझे बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? किन जियानजुन आगे नहीं बढ़ सका। भले ही कई जून और मैनेजर सन के बीच का मामला सुलझा नहीं था, उसे लगा कि यह उसकी चौथी चाची के साथ अन्याय है। कियान चुनकाओ को तुरंत समझ आ गया और उसने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम्हें मैनेजर सुन और उस सैन्य आदमी के बीच के रिश्ते के बारे में पता नहीं था? किन लिहुआ ने अपना सिर नीचे झुकाकर चुप रही। कियान चुनकाओ ने उसकी जांघ पर थपकी दी। तुम्हें पता था कि मैनेजर सुन और कई जून के बीच अच्छे संबंध थे, फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकती थी? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी दूसरी चाची तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती थी और तुम तैयार नहीं थी। क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? कियान चुनकाओ को तब पता चला जब उसका बेटा काम पर चला गया। जिस आदमी को झांग गुइलान अपनी बेटी से मिलवाना चाहती थी, उसे अब फैक्ट्री मैनेजर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। अतीत को याद करते हुए झांग गुइलान ने वास्तव में अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेटी लकड़ी की तरह मोटी उस आदमी को उम्र में बड़ा होने के कारण तुच्छ समझती थी और उसे नीची नज़र से देखती थी। उसे नापसंद करना एक बात थी, लेकिन अब किसी और के आदमी के पीछे पड़ना, ये कैसा व्यवहार है? बेहद शर्मनाक। उनके बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन वे डेटिंग नहीं कर रहे हैं और अब हमें प्यार में स्वतंत्रता है। किन लिहुआ ने बुदबुदाया। मूर्ख, प्यार में आज़ादी पाकर तुम बस एक आदमी ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कैसा आदमी नहीं ढूंढ सकती? वरना दुकान तुम्हारी चौथी चाची की है। अगर तुम्हें कई जून से प्यार था तो तुम पहले अपनी चौथी चाची से पूछ सकती थी। तुम्हें खुद को उसके आगे क्यों झोंकना पड़ा? कियान चुनकाओ गुस्से से लगभग पागल हो गया था। एक लड़की का अकेले बाहर रिश्ता तलाशना काफ़ी शर्मनाक है, लेकिन उसे लिन चुक्सिया के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक को चुनना था। उसे लगा कि अब वह अपने छोटे भाइयों और बहनों से मिलने का अपना सारा सम्मान खो चुकी है। किन लिहुआ ने देखा कि उसकी मां सचमुच गुस्से में थी और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा कि यह कारखानों तक भी फैल जाएगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू गिरने लगे। अंकल सिक्स ने मुझे बताया कि शादी और प्यार मुफ्त हैं और उनका पीछा करना स्वीकार्य है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक पुरुष जो एक महिला का पीछा करता है वह पहाड़ पार कर जाता है। एक महिला जो एक पुरुष का पीछा करती है वह केवल जाली पार कर जाती है, और मुझे पहल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैनेजर सुन और मेरी चौथी चाची एक ही गांव से हैं, और भले ही वे अच्छी दोस्त हों, वे मेरे उतने करीब नहीं हैं जितने वह हैं, क्योंकि मैं उनकी भतीजी हूं और वह मेरा समर्थन करेंगी। अब उसे थोड़ा अफसोस हुआ। उसे पिछली बार दुकान पर ही समझ जाना चाहिए था कि अंकल सिक्स अविश्वसनीय हैं और उसे अच्छी सलाह नहीं देंगे। अगर उसने पहले अपनी चौथी मौसी से इस बारे में बात की होती तो क्या होता? क्या हालात कुछ और हो सकते थे? लेकिन अब पछताना बेकार था। जो हो गया सो हो गया, और कल की शर्मनाक घटना दूसरों ने भी देखी थी। इसके अलावा उसके भाई के अनुसार यह खबर पहले ही फैल चुकी थी। जब कियान चुनकाओ ने सुना कि यह मासूयून ही थी जिसने उसकी बेटी को यह भयानक सलाह दी थी, तो वह अपने क्रोध को रोक नहीं सकी। जब झांग गुइलान अपनी बेटी के लिए रिश्ता बनाना चाहती थी, तो वह थी जिसने उत्साह में एक बूढ़े आदमी को धक्का दिया और उसे आग के गड्ढे की ओर धकेल दिया। और जैसा कि पता चला, वह वास्तव में अपनी ही बेटी को आग के गड्ढे में धकेल रही थी। वरना उसकी बेटी तो हमेशा से आज्ञाकारी रही है, वह ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं, मुझे तुम्हारे अंकल सिक्स को ढूंढना है। बच्चों को इस तरह कौन पढ़ाता है? माँ, मत जाओ। किन लिहुआ ने कियान चुनकाओ का हाथ पकड़ लिया।
चौथी चाची ने कई जून से कहा है कि वह जल्द से जल्द हमारे परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखे। बस 2 दिन रुको, अभी अंकल 6 से भिड़कर तुम्हें क्या हासिल होगा, उसकी प्रतिष्ठा का क्या होगा। कियान चुनकाओ ने भी इस बारे में सोचा। ये घृणित है कि मा सुयुन ने अपनी बेटी को गुमराह किया, लेकिन अगर उसने अब कोई दृश्य बनाया तो अंत में ये केवल उसकी बेटी की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा। आपकी चौथी चाची ने वास्तव में क्या कहा? किन लिहुआ जानती थी कि वह इसे अब और नहीं छिपा सकती, और उसने कल रात की घटना के बारे में कियान चुनकाओ और किन जियानजुन को बताया। कियान चुनकाओ ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए डांटा, देखो, अपनी चौथी चाची के बगल में बैठे हुए उनसे और उनकी क्षमताओं से सीखने के बजाय तुम अपने अंकल 6 की बातें सुनते हो और इतनी बड़ी गड़बड़ी करते हो। तुम्हारी चौथी चाची अभी भी तुम्हारे बाद सफाई कर रही हैं, क्या तुम उनके लायक हो? माँ, शायद कई जून और मैनेजर सन के बीच वास्तव में कुछ भी नहीं है। भले ही उनके बीच कुछ भी न हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैनेजर सुन और तुम्हारी चौथी चाची बहुत करीब हैं, तुम्हें दूरी बनाए रखनी चाहिए थी। क्या तुम उनका रिश्ता खराब करना चाहते थे, या हमारे परिवार का तुम्हारी चौथी चाची के साथ रिश्ता खराब करना चाहते थे? इस बिंदु पर बात करते हुए कियान चुनकाओ को अचानक याद आया। उसके देवर और किन्यान के बीच हमेशा से मतभेद रहे थे। ऊपर से देखने पर तो वे सौहार्दपूर्ण लगते थे, लेकिन केवल करीबी रिश्तेदार ही जानते थे कि किन वेन और किन यांग स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धी थे। उसने किन लियांग से कम उम्र में ही शादी कर ली थी, जब किन वेन ने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया था। उसे याद है जब किन यांग ने एक कक्षा छोड़ दी थी तो किन वेन इतना क्रोधित हुआ था कि उसने खाना खाने से मना कर दिया था और एक कक्षा छोड़ने पर भी अड़ा था, लेकिन परीक्षा में फेल हो गया था। हाई स्कूल में उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का लक्ष्य बनाया, लेकिन प्रवेश नहीं मिला। उस दौरान किनवेन हर समय उदास रहता था तथा किसी को भी विश्वविद्यालय या किन यांग का नाम लेने से मना करता था। जब उन्हें हार्डवेयर कंपनी में नौकरी मिल गई तो स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई। मा सुयुन किनवेन की पत्नी थी और उन दोनों का हृदय एक जैसा था। क्या वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसका परिवार किन यांग के परिवार के करीब था और जानबूझकर उसकी बेटी को ऐसी विनाशकारी सलाह दे रहे थे? यदि अपनी बेटी की प्रतिष्ठा पर विचार न किया जाता तो कियान चुनकाओ सचमुच मा सुयुन को जिंदा ही मार डालना चाहती। जियानजुन, खेत में जाओ और अपने पिता को वापस बुलाओ। इस समय वह कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन कियान चुनकाओ मा सुयुन को आसानी से नहीं छोड़ेगी, इस मुद्दे को अनसुलझा नहीं छोड़ा जा सकता था। अध्याय 192 निर्देशक मा चेन चुनहुआ की जियांग फूड फैक्ट्री की पहली यात्रा में वह कार्यशाला की स्वच्छता और साफ सफाई तथा श्रमिकों के व्यवस्थित आचरण से आश्चर्यचकित रह गई। उसने पहले कभी किसी फैक्ट्री में कदम नहीं रखा था, हालांकि वह अक्सर फूड प्रोसेसिंग सेंटर जाती रहती थी। उसने सोचा था कि फूड फैक्ट्री आम फूड आंगन से थोड़ी ही बड़ी होगी और उसमें ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन वास्तविकता, डायरेक्टर माँ, कोई आपको ढूंढ रहा है। रास्ते में आगे चल रहे युवक की आवाज़ ने चेन चुनुआ के विचारों को चीर दिया और उसने दूरी पर माँ यिंगजी को देखा, जो एक शुद्ध सफ़ेद लैब कोट और सैनिटरी टोपी पहने हुए 2 श्रमिकों से बात कर रहे थे। अब देहात से आई उस नवागंतुक का व्यवहार कहाँ था? निश्चित रूप से वह व्यक्ति नहीं जो प्रसंस्करण स्थल पर घुटनों के बल बैठकर हाथ से सुअ की आंतें साफ करता था। जब माँ यिंगजी ने अपने आगंतुक को देखा तो उन्होंने पास जाने से पहले दोनों कर्मचारियों को आगे के निर्देश दिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? खाद्य कारखाने में पहुंचने के बाद से उन दोनों के पास मिलने के लिए कम समय था। चेन चुनुआ ने ईर्ष्या से उसकी ओर देखा। मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा और तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरी प्यारी यंगाजी, अब तुम एक बड़ी हस्ती हो, एक प्रमुख व्यक्ति। शहर में रहने वाली होने के बावजूद वह माँ यिंगजी, जो एक देहाती लड़की थी, की तरह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। माँ यंगजी उसे एक बड़े पेड़ के नीचे ले गईं। वे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काम करते थे, जहां प्रसंस्करण कार्यशाला में अन्य लोगों का प्रवेश वर्जित है। अब तुम क्या करते हो? क्या बॉस बनने के बाद तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रही? मुझे तुमसे सचमुच ईर्ष्या हो रही है। वास्तव में नहीं, मेरा काम पहले जैसा ही है, सिवाय इसके कि अब अधिक नए कर्मचारी हैं और फैक्ट्री निदेशक सू ने मेरे अनुभव के कारण मुझे कार्यशाला निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। छोटे से आंगन से आए अनेक लोग, बड़े और छोटे, मुखिया बन गए थे और उसे और उसके पति दोनों को महत्व दिया गया और उनका उपयोग किया गया। माँ यंगजी और उनके पति अपने वर्तमान जीवन से बहुत संतुष्ट थे। उनका परिचय सू वेनसोंग ने कराया था और वे अब भी उनके अधीन काम करते थे। अपना काम अच्छी तरह से करके ही वे सू वेनसोंग और श्री लिन की देखभाल के योग्य बन सकते थे। कार्यशाला निदेशक, ये कितना उच्च पद था। चेन चुनुआ ने वर्कशॉप डायरेक्टर्स के बारे में सुना था। उसकी गली में एक डायरेक्टर था और उसकी पत्नी घमंड से खुद पर बहुत गर्व करते हुए इधर उधर घूमती रहती थी। यंगजी, अब तुम बॉस हो तो क्यों न तुम फैक्ट्री डायरेक्टर सू से बात करके मेरा भी तबादला करवा लो। मैं अब भी तुम्हारे अधीन काम करना चाहता हूँ। माँ यंगजी को यह थोड़ा अटपटा लगा।
चेन चुनहुआ ने पहले भी इस बारे में जिक्र किया था और यह यकीन करना मुश्किल था कि वह सचमुच सिर्फ साथ के लिए उसके साथ काम करना चाहती थी। मैं ये निर्णय स्वयं नहीं ले सकता, मैं केवल आपसे पूछ सकता हूँ। ये सुनकर कि उसे सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया गया है, चेन चुनहुआ तुरंत खुश हो गई। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। इतना कहकर उसने इधर उधर देखा और आसपास कोई न देखकर बोली, सच कहूँ तो मैं रोटी की दुकान पर काम करते करते थक गई हूँ, हमेशा उन चंद बड़े बुद्धों की निगरानी में। मैं एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकती। अरे, क्या तुमने किन लिहुआ और कई जून के बारे में सुना है? इसमें कोई शक नहीं कि वे परिवार के ही हैं। मिस्टर लिन मैनेजर सुन के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन जब किन परिवार की बात आती है तो वे अपने ही लोगों का पक्ष लेते हैं। मिस्टर लिन चाहे कितने भी काबिल क्यों न हो, क्या कर सकते हैं? वह किन परिवार की बहू है, क्या वह अपने ससुराल वालों को नाराज करने की हिम्मत कर सकती है? और उस लिहुआ लड़की के बारे में मुझे शुरू से ही पता था कि वह भरोसेमंद नहीं है। जल्दी करो और फैक्ट्री डायरेक्टर सू से बात करो, मेरा तबादला फूड फैक्ट्री में करवा दो। मैं अब उस लड़की के साथ काम नहीं करना चाहती। चुनलान, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि यह बता दूं, लेकिन तुम्हारा तबादला होगा या नहीं, ये फैक्ट्री निदेशक पर निर्भर है और मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। मायांगजी अब ऐसे निजी मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहती थी और उसने माफ़ी मांगी। मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, मैं अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब हम दोनों के पास ब्रेक होगा तो मैं आपको ढूंढने आऊंगी। आह, तुम हमेशा कहते हो कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, लेकिन तुम्हारे पास कभी आराम करने का समय नहीं होता। मिस्टर लिन, चेन चुनुआ ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि मा यिंगजी ने अचानक आवाज लगाए। चौंक कर चुनुआ ने उसकी निगाहों का पीछा किया और दूर से लिन चुक्सिया को अपनी ओर आते देखा। उसकी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया, ये सोचकर कि कहीं लिन चुक्सिया ने उसकी बात सुन तो नहीं ली। लिन चुक्सिया ने चेन चुनुआ पर ध्यान नहीं दिया और सीधे मा यिंगजी के पास गई और उसे एक बैग थमा दिया। सिर्फ खुशबू से ही मा यिंगजी को पता चल गया कि अंदर क्या है और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर लिन, आपको इसे व्यक्तिगत रूप से देने की जरूरत नहीं है, अगली बार मैं इसे कार्यालय से ले जा सकती हूँ। यह उनके तैयार भोजन के लिए एक मसाला मिश्रण था जो हमेशा इसी पैकेजिंग में दिया जाता था। छोटे से आंगन में भी लिन चुक्सिया इसे नियमित रूप से और निश्चित मात्रा में उपलब्ध कराते थे। अब फूड फैक्ट्री के साथ, जबकि ये कर्मचारी अन्य प्रक्रियाओं में शामिल हो सकते थे, मसालों के पैकेट का प्रबंधन पूरी तरह से लिन चुक्सिया के पास ही रहा। ये बात समझ में आती है, उनके द्वारा तैयार किए गए भोजन की गुप्त विधि ओल्ड फूड फैक्ट्री को भी पसंद थी, जिसे वे 3 स्थायी कर्मचारी पदों के लिए भी नहीं बेचेंगे। मैं वैसे भी फैक्ट्री डायरेक्टर सू से मिलने आ रहा था, इसलिए मैं इसे साथ ले आया। उसके समाप्त होने के बाद ही लिन चुक्सिया ने चेन चुनुआ को देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। लिन चुक्सिया के चले जाने के बाद चेन चुनुआ को और भी अधिक दुख हुआ जब उसने मा यिंगजी को बैग ले जाते देखा। इतनी महत्वपूर्ण चीज़, गुप्त नुस्खा, मा यंगजी के नियंत्रण में था, जिससे खाद्य कारखाने में उसका महत्व पता चलता था। वह बहुत प्रभावशाली थी, फिर भी मा यिंगजी द्वारा उसे बार बार अस्वीकार कर दिया जाता था, जबकि वह केवल उनके साथ काम करना चाहती थी। चुनलान, मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस बार मा यिंगजी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उसका अभिवादन किया, बैग लिया और चली गईं। चेन चुनुआ कुछ देर तक स्थिर खड़ा रहा, फिर चुपचाप खाद्य कारखाने से बाहर चला गया। लिन चुक्सिया सीधे सू वेनसोंग के कार्यालय में गई, जो आजकल उसकी अपनी स्थिति से भी बेहतर था। सोफे पर बैठकर आर्मरेस्ट थपथपाते हुए चुक्सिया ने कहा, आह, ये तो एक फैक्ट्री डायरेक्टर के लिए बिल्कुल सही है। भविष्य में हमारे व्यापारिक लेन देन भी यहीं जियांग में होंगे, इसलिए आपको भी उसी तरह दिखना होगा। सू वेनसोंग को अभी भी इस तरह के व्यवहार की आदत नहीं थी, विशेष रूप से लिन चुक्सिया के अधिक विनम्र सेटअप की तुलना में। क्या मैं आपके लिए कारखाने के अंदर एक और कार्यालय स्थापित कर दूं? परेशान मत हो, तुम फूड फैक्ट्री चलाती हो और मेरा घर भी काफ़ी अच्छा है। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। लिन चुक्सिया ने एक बार फिर इस विचार को खारिज कर दिया और विषय बदल दिया। मैंने सुना है कि काउंटी का पशुपालन ब्यूरो जल्द ही मुर्गियों का टीकाकरण करने के लिए कर्मियों को भेजने जा रहा है। हमारे चिकन आपूर्तिकर्ताओं को सतर्क रहने की याद दिलाएगा, भले ही उन्हें पहले से ही मुर्गियों की देखभाल के बारे में पता होना चाहिए। बस, आप जानते हैं। ठीक है, मैं समझ गया, सू वेनसोंग ने महत्व समझते हुए सहमति जताई। इसके अलावा सन बिंगनान को ये भी बताएं कि वह पशुपालन ब्यूरो में किसी को भेजकर टीका लगाने की तकनीक सीखना चाहते हैं। अगर उनके पास कोई नहीं है तो आप किसी को चुन लें ताकि हम बाद में अपने फॉर्मों में मुर्गियों का टीकाकरण कर सकें। उसके निर्देश समाप्त करने के बाद सू वेनसोंग को भी उसके साथ कुछ चर्चा करनी थी। उन्हें वह कार मिल गई थी जिसके बारे में उन्होंने पहले चर्चा की थी, एक सेकंड हैंड चारेड 121। कार का जिक्र सुनते ही लिन चुक्सिया उत्साहित हो गए। 121 सेकंड हैंड कितने की? 1980 के दशक की शुरुआत में चारेड 121 एक नया, घरेलू तौर पर निर्मित मॉडल था।
सेकंड हैंड मॉडल मिलने का मतलब था कि वह शायद अभी भी काफ़ी नया था। कीमत सस्ती नहीं है, उन्होंने 4,000 मांगे थे, लेकिन मैंने इसे 3,600 तक कम कर दिया। आप क्या सोचते हैं? मैं इसे ले लूंगा, लिन चुक्सिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हम कल साथ में कार की जांच करने जाएंगे। उन दिनों कारों का उत्पादन कम था, और अगर कुछ लोग कार खरीदने में सक्षम भी होते तो उसे खरीदना आसान नहीं होता था। एक उपयुक्त सेकंड हैंड कार मिलना तो और भी दुर्लभ था। अध्याय 193, छुट्टियों से पहले एक अतिरिक्त लालसा। इस कार के साथ लिन चुक्सिया पूरे दिन अच्छे मूड में रहे। यद्यपि यह वह जीवन काल था जो उसने जिया था, तथापि एक अधिक उन्नत दुनिया का अनुभव करने के बाद कोई भी इस पिछड़े युग का आदी नहीं होगा। संचार साधन अविकसित थे, परिवहन साधन भी अविकसित थे, तथा कुछ किलोमीटर की यात्रा के लिए भी आदिम काल में पैदल चलना या साइकिल चलाना पड़ता था। यही कारण था कि लिन चुक्सिया के मन में किन्यांग और उनके जैसे लोगों के प्रति असाधारण सम्मान था। किन्यांग की बात करें तो उसे गए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया था। हालांकि वे अक्सर पत्र व्यवहार करते थे, लेकिन त्योहार से पहले की अपेक्षा उनकी लालसा और भी बढ़ गई थी। वापस आकर मुझे उन्हें एक और पत्र लिखना चाहिए। अब मौसम गर्म हो गया है तो उनका निर्माण कार्य जोरों पर होगा। इस दौरान उनके इंजीनियरिंग कर्मचारी भी कड़ी मेहनत कर रहे थे। मुझे कुछ दूध पाउडर और इसी तरह का सामान भेजना चाहिए। वहाँ संसाधन कम थे, और यदि उसके पास समय भी होता तो किन्यांग ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शहर में घूमकर चीजें खरीदता। यदि उसके पास पैसा होता तब भी वह खर्च नहीं करता। लिन चुक्सिया अपने घर में घुसते हुए यही सोच रही थी। इससे पहले कि वह अपनी बाइक संभाल पाती, कियान चुनचाओ घर से बाहर आया। भाभी, क्या आप काम से वापस आ गई हैं? श्रीमती किन उसके पीछे पीछे बाहर आई और लिन चुक्सिया को समझाया, आपकी भाभी आधे दिन से यहीं आपका इंतजार कर रही हैं। लिन चुक्सिया ने कारण समझ लिया। चलो अंदर चलकर बात करते हैं, भाभी। वह कियान चुनचाओ को सीधे उनके कमरे में ले गई। कियान चुनचाओ की आंखों में कृतज्ञता झलक उठी। अंदर पहुंचते ही लिन चुक्सिया के कुछ बोलने से पहले ही कियान चुनकाओ ने माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। भाभी, मुझे आज ही लिहुआ की स्थिति के बारे में पता चला। मुझे आपके सामने आकर सचमुच शर्म आ रही है। आपने लिहुआ और जियानजुन को अपने यहाँ काम पर लगाया था, और उन दोनों बच्चों को दूसरों से ज़्यादा और बेहतर काम करना चाहिए था। लेकिन लिहुआ ने ऐसा ही किया। जब आपके बड़े भाई को इस बारे में पता चला तो वे मिस्टर कई से उसकी शादी से पूरी तरह असहमत हो गए, और उन्हें आप पर तरस आ गया। लिन चुक्सिया ने कियान चुनकाओ को बैठने के लिए कहा और उसे एक गिलास पानी दिया। भाभी, इसमें मुझसे माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं है। आजकल तो देश आज़ाद प्यार की वकालत करता है। यह अलग बात है, मैंने जियानजुन से सब कुछ सुना है। श्री कई को मूल रूप से मैनेजर सन के भाई ने मिलवाया था, और योजना ये थी कि वह मैनेजर सन के साथ संबंध विकसित करें। लेकिन देखिए लिहुआ ने क्या किया। ये सच है कि सन बिंगनान ने ही उसे मिलवाया था, और विचार ये था कि वह लैनलान के साथ नज़दीकी बढ़ाए। हालांकि आधे साल तक साथ काम करने के बाद उन्होंने कोई प्रगति नहीं की, जबकि लिहुआ ने इतने कम समय में उसके साथ एक रोमांटिक रिश्ता पक्का कर लिया। शायद ये भाग्य था। यहाँ तक कि सन लानलान भी इस स्थिति से निपट चुका था, इसलिए लिन चुक्सिया को लगा कि यह हार एक वरदान साबित हो सकती है। क्या भाग्य! ये सब माँ सुहुआ का काम था, कियान चुनकाओ ने आक्रोश से कहा। उसने शुरू से ही माँ सुहुआ को दोषी ठहराया था, लेकिन अपनी बेटी की खातिर वह तुरंत उसका सामना नहीं कर सकी। तभी उसका पति वापस आया, कहानी सुनी, शादी की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया, और लगभग अपनी बेटी को मारा, जिससे माँ सुयुन के प्रति कियान चुनचाओ का गुस्सा और बढ़ गया। पूरा दिन उसके पति की डांट और उसकी बेटी के दोपहर के भोजन में कुछ भी न खा पाने के कारण रोने में बीता। दोपहर में कई परिवार की ओर से एक दियासलाई बनाने वाली महिला आई। यदि उसने उन्हें नहीं रोका होता तो दियासलाई बनाने वाली महिला दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाती। वह अब नहीं जानती थी कि क्या करे। वह मन ही मन जानती थी कि यह उसकी बेटी की गलती थी, लेकिन अब जब खबर फैल चुकी थी तो अगर उन्होंने सगाई तोड़ दी तो उसकी बेटी की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। अब लिन चुक्सिया को इस तरह बोलते हुए सुनकर कियान चुनकाओ का दिल बहुत हल्का हो गया। अपने बच्चे का पालन पोषण ठीक से न कर पाना मेरी गलती है, लेकिन अब जब हालात इस हद तक पहुंच गए हैं तो मेरे पास आपकी मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसका पति सहमत नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उसे लिन चुक्सिया पर तरस आ रहा था। अगर लिन चुक्सिया मान जाती तो उसके पति से निपटना आसान हो जाता। तो भाभी, आप इस शादी के लिए सहमत हैं? लिन चुक्सिया ने पूछा। अगर मैं सहमत नहीं हूं तो मैं और क्या कर सकता हूं? वह कमबख्त लड़की आधे दिन से रो रही है। वास्तव में जैसे जैसे एक महिला बड़ी होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। बड़े भाई सब संभाल लेंगे, मैं यहाँ ठीक हूँ, और मैनेजर सन के पास भी ज्यादा काम नहीं है। जो करना है करो, मैं कल आऊँगा, चुक्सिया ने दिलासा दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही गोत्र के करीबी रिश्तेदार ऐसे मामलों में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यद्यपि किनलियांग का चचेरा भाई था, फिर भी स्थिति जटिल हो गई थी। लिन चुक्सिया को आमंत्रित करना सबसे अच्छा समाधान था।
जैसे ही कियान चुनचाओ ने सुना कि लिन चुक्सिया आने को तैयार है, उसकी उदासी गायब हो गई। ये सच में, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है भाभी। मैं वापस जाकर आपके बड़े भाई को तुरंत बता दूंगी। चौथे भाई की पत्नी, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते, अगला दिन आ गया। कई परिवार पूरी तरह से उपस्थित था। कई जून परिवार का दूसरा बेटा था और उसका एक बड़ा भाई पहले से ही शादीशुदा था। श्री कई एक मिडिल स्कूल शिक्षक थे और उनकी मां घर पर खेती करती थीं। कई परिवार की स्थिति ग्रामीण इलाकों में औसत से ऊपर मानी जाती थी। लिन चुक्सिया के सामने आने के बाद किन लियांग अब विवाह प्रस्ताव के खिलाफ नहीं रहा। कई जून देखने में सुंदर, सौम्य और सुसंस्कृत था, वह गांव के अन्य युवकों की तरह नहीं था। कियान चुनकाओ को समझ आ गया कि उसकी बेटी कई जून को देखते ही क्यों मोहित हो गई थी। यह उस बिंदु तक नहीं था जहां एक सास समय के साथ अपने दामाद से अधिक संतुष्ट हो जाती है, लेकिन उसका गुस्सा काफी हद तक खत्म हो गया था और वह कई परिवार के आगंतुकों के प्रति बहुत मेहमाननवाज हो गई थी। आज आए किन परिवार के सदस्यों में लिन चुक्सिया, मा सुयुन और किन जियांग शामिल थे। किन जियांग की पत्नी जूयुन को आज कक्षाओं में भाग लेना था। किन वेन भी काम पर थे, वरना उनके करीबी चाचा होने के नाते वे भी इस समारोह में शामिल होते। जहां तक लिन चुक्सिया की बात है तो वह सिर्फ एक सहायक के रूप में आई थी और उसने ज्यादा हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बनाई थी। दूसरी ओर कई जुन जब भी लिन चुक्सिया को देखता तो उसे कुछ हद तक दोषी महसूस होता था और कभी कभार उससे नजरें मिलाने के बाद वह तुरंत अपनी नजरें फेर लेता था। लिन चुक्सिया को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या छिपा रहा था। उसने हमेशा महसूस किया कि अगर उस तरह के आदमी को सन लानलन द्वारा महत्व नहीं दिया जाता है तो वह निश्चित रूप से खुद को सौंपने के लायक नहीं है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ कि उस दिन वह फिल्म थिएटर में कुछ नहीं देख रही थी। बात सिर्फ इतनी थी कि कई जून के साथ जो व्यक्ति था वह कोई और था। वे दोनों पहले से ही कुछ समय से एक साथ थे, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि जब लियू दाहुई प्रकट हुए तो कई जून अविचलित क्यों रहे। जब किन जियांग ने लिन चुक्सिया को देखा तो उसने उसका अभिवादन किया और फिर एक पृष्ठभूमि की तरह किनारे पर बैठ गया। लिन चुक्सिया को अपने चचेरे भाई के बारे में कोई विशेष धारणा नहीं थी, हालांकि हाल ही में उसने किन्हान को कुछ बार उसका उल्लेख करते सुना था। गांव में एक मुर्गी फार्म बनाया गया था और गांव के मुखिया ने प्रबंधन के लिए किन जियांग से मदद मांगी थी और अब उनके पास उपनिदेशक का पद था। जब गांव के मुखिया ने पहली बार किन जियांग से संपर्क किया तो किन यांग ने अभी अभी काम शुरू किया था और किन जियांग को सीधे लिन चुक्सिया के पास जाने में सहज महसूस नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इसके बारे में किन हान से बात की। गांव के मुखिया द्वारा मुर्गी फार्म का प्रबंधन करने के लिए किन जियांग को चुनने का कारण सभी के लिए स्पष्ट था। ये सब इसलिए था क्योंकि वह किन परिवार का हिस्सा था। गांव के मुखिया ने साफ कर दिया था कि मुर्गी फार्म का बाजार जियांग फूड फैक्ट्री पर निर्भर है और किन जियांग को ये बात समझ आ गई थी। इसलिए वह किन्हान से उनकी राय पूछने गया। उसे अकेले गांव के मुखिया को प्रभावित करने का आत्मविश्वास नहीं था। चूंकि यह किन परिवार की दूसरी शाखा के सहयोग पर निर्भर था, इसलिए पहले उनकी सहमति लेना जरूरी था। किन्हान ने भी खुद कोई फैसला नहीं किया और लिन चुक्सिया की ओर रुख किया। लिन चुक्सिया को गांव के मुखिया की छोटी सी योजना की कोई परवाह नहीं थी। किन जियांग और उनकी पत्नी अच्छे लोग थे और अगर वे गांव के मुर्गी फार्म में नौकरी कर सके तो उन्हें ये देखकर खुशी होगी। तो ये तय हो गया। लिन चुक्सिया और किन जियांग की तुलना में मा सुयुन अधिक उत्साही थी। उसने कई जून की ऐसी प्रशंसा की जैसे प्रशंसा करने में उसे कोई मूल्य नहीं लगता, एक के बाद एक, इस हद तक कि कियान चुनकाओ सुनना भी सहन नहीं कर सका। छोटी भाभी, अगर आपको कुछ कहना है तो हम बाद में अकेले में बात कर सकते हैं। अभी तो हम अपने मुद्दे पर ध्यान देते हैं। अध्याय 194 इस्तीफा देने की तैयारी। मा सुयुन को कियान चुनकाओ की बातों का मतलब समझ नहीं आया और वह हंसते हुए बोली, और कौन से जरूरी काम हैं? क्या हम अभी जरूरी कामों पर बात नहीं कर रहे? ये लिहुआ के जीवन का एक बहुत बड़ा खुशी का मौका है। इतना अच्छा दामाद मिलना जो उसके साथ काम करेगा और साथ में तनख्वाह कमाएगा, उनका जीवन वाकई बहुत अच्छा होगा। यदि आसपास कोई बाहरी व्यक्ति न होता तो कियान चुनकाओ उसके चेहरे पर थूकना चाहता। पहले से ही उसे दामाद कह रही थी, जैसे कि उसने पहले ही अपना चेहरा दिखा दिया हो। अगर उसकी दखलंदाजी न होती तो वह पहले ही एक फैक्ट्री डायरेक्टर की सास बन चुकी होती। अब उसकी बेटी के लिए ये कितनी शर्म की बात है, वह भी ऐसे पेश आ रही है जैसे उन्होंने कोई बड़ा सौदा कर लिया हो। अगर उसकी अपनी बेटी का मामला न होता और बाहर के लोग मौजूद न होते तो वह अभी मा सुयुन की खाल उधेड़ देती। खुशकिस्मती से आगे की बातें ज्यादा जटिल नहीं थीं। मुख्य बात यह थी कि दोनों परिवार मिलकर सहमति बना लें। अगर कोई आपत्ति न हो तो बाकी काम किसी मैच में कैसे करवाया जा सकता था। जब समय लगभग पूरा हो गया तो कई परिवार जाने के लिए तैयार था। वे ट्रैक्टर से आए थे, लेकिन कई जून अकेले ही साइकिल चलाकर यहाँ आए। उसे श्रमिक छात्रावास में वापस जाना था और वह अपने परिवार के समान रास्ते पर नहीं जा रहा था।
लिन चुक्सिया और सू वेनसोंग ने आज एक कार देखने जाने की व्यवस्था की थी और कई परिवार को विदा करने के बाद वे सीधे चले गए। कई जून ने लिन चुक्सिया के प्रस्थान की छाया को लंबे समय तक देखा, फिर उसके बगल में किन लिहुआ की ओर मुड़ा और कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या अब ये सुविधाजनक है? किन लिहुआ ने अपने माता पिता की ओर देखा और इससे पहले कि कियान चुनकाओ कुछ कह पाती, मा सुयुन ने कहा, ओह ये सुविधाजनक है। क्या सुविधाजनक नहीं है? आपकी सगाई होने वाली है, डरने की क्या बात है? नए दामाद के सामने खुद को रोकते हुए कियान चुनकाओ ने वास्तव में बहुत कुछ सहन किया और अंततः घर में वापस आ गया। उसे डर था कि अगर वह और अधिक देर तक रुकी तो वह मा सुयुन को पीटने से खुद को नहीं रोक पाएगी। किन लियांग ने कई जून को चेतावनी भरी नज़र से देखा और वापस अंदर चला गया। मा सुयुन ने खुद को उदासीन बना लिया था। उसने देखा कि किन जियांग और लिन चुक्सिया दोनों भी चले गए थे और अब उसे वहां रुकने का मन नहीं हुआ। चलो आंगन में बात करते हैं। किन लिहुआ अंदर से खुश थी। चाहे जो भी हो, उसे यह आदमी सचमुच पसंद था। अब चूंकि उनकी सगाई हो चुकी है, जैसा कि उसकी चाची ने कहा था, उन दोनों की तनख्वाह अच्छी है और वे भविष्य में निश्चित रूप से अच्छी जिंदगी जिएंगे। बचपन में उसने अपने माता पिता को कई बार खेत में काम करते देखा था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह गांव छोड़कर किसी नौकरी पेशा से शादी कर ले। दोनों आंगन में घुसे और वहां एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो गए। आप किस बारे में बात करना चाहते थे? किन लिहुआ ने कई जून को चमकती आंखों से देखा और महसूस किया कि कई जून हमेशा की तरह ही थी, फिर भी अलग थी। आज वह रोजाना से ज्यादा शांत था। उसने सोचा था कि वे ज्यादा बात नहीं करेंगे। कई जून ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और कहा, मैं इस्तीफा देने की योजना बना रहा हूं। किन लिहुआ की मुस्कान धीरे धीरे जम गई। क्यों? वे दोनों हर महीने बन शॉप से 50 या 60 डॉलर कमाते थे, जो कुल मिलाकर 100 डॉलर होता है, जो एक फैक्ट्री कर्मचारी की कमाई से भी ज्यादा है। ये देखकर कि वह वास्तव में समझ नहीं पाए, कई जून ने बस इतना कहा, मैं इस्तीफा देने की योजना बना रहा हूं और मुझे आशा है कि आप भी ऐसा करेंगी। ये सुनकर किन लिहुआ पूरी तरह से परेशान हो गया। क्यों? अगर हम दोनों इस्तीफा दे दें तो हम क्या करेंगे? जब से उसे पता चला कि कई परिवार उसके लिए प्रस्ताव लेकर आएगा, उसने उनके साथ मिलकर सुंदर जीवन की योजना बनानी शुरू कर दी थी। तुम सच में समझ क्यों नहीं रही कि हमें इस्तीफा क्यों देना चाहिए? लिहुआ, मैं अब इस बात पर दोबारा विचार नहीं करना चाहता कि हम कैसे एक साथ आए थे। मैं भी जिम्मेदार था, लेकिन हमने जो किया वह सचमुच सन परिवार के साथ अन्याय है। अब मैं उनसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। भले ही वह बन शॉप में काम न करता हो और किन लिहुआ वहाँ मौजूद हो, फिर भी वे उनसे मिलने से बच नहीं सकते थे। वह उनसे अब और नहीं मिलना चाहता था। बेहतर होगा कि दोनों इस्तीफा दे दें। अगर तुम्हें शर्म आती है तो तुम उनसे मिलना बंद कर सकती हो। हम अपनी मौसी से बात कर सकते हैं। अगर बात बिगड़ गई तो हम रोटी की दुकान पर काम नहीं करेंगे। तुम बाजार में मेरे चाचा के साथ जा सकती हो, मेरा भाई भी वहीं है। मैंने सुना है कि बाजार में काम करने से रोटी की दुकान से भी ज्यादा कमाई होती है। किन लिहुआ की आवाज़ धीमी होती गई, क्योंकि कई जून की गहरी आंखों ने उसके लिए आगे बोलना असंभव बना दिया। लेकिन वह सचमुच इस्तीफा नहीं देना चाहती थी। वह अब अपने माता पिता की तरह नहीं जीना चाहती थी, लोएस नदी के सामने और आकाश की ओर पीट करके। कई जून, इसके बारे में फिर से सोचो, ये बहुत अच्छा काम है। कई जून ने उसकी ओर देखा, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो? मैं, ये शब्द उसे उसकी चाची ने सिखाए थे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कई जून के साथ रहने का मतलब इस्तीफा देना होगा। मैं समझ गया। कई जून ने सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। अब किन लिहुआ चिंतित हो गया और उसके पीछे दौड़ा। हम यहाँ अच्छा कर रहे हैं, इस्तीफा क्यों दें? यह मेरी चाची की दुकान है, सुन परिवार की दुकान नहीं है, और खेती से इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता। कई जून, नौकरी और मेरे बीच में से किसी एक को चुनिए। इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय लीजिए। सू वेनसोंग ने शहर में एक सेकंड हैंड मिनीवैन से संपर्क किया था और उसका मालिक पहले से ही एक पुरानी 121 कार के साथ वहां इंतजार कर रहा था। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य कार को देखना और उसे लेना था। मालिक ने चाबियां सू वेनसोंग को सौंप दी और उसे ड्राइव पर जाने की अनुमति दे दी। सू वेनसोंग ने चाबी ली, कार स्टार्ट की, इंजन की जांच करने के लिए सामने का हुड खोला। उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया था। इससे पहले लिन चुक्सिया ने उनसे तिपहिया वाहन चलाने का लाइसेंस बनवाने के लिए कहा था और सू वेनसोंग ने भी अपना कार ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया था। कार की मरम्मत और निरीक्षण में कमोबेश कुछ अनुभव होने के कारण उन्हें लगा कि कार ठीक है और वे उसे चलाने चले गए। जब उसे लगा कि कार ठीक है और वह बाहर निकलने वाला था तो उसने लिन चुक्सिया की आंखों में कार की ओर चमक देखी। वह क्या सोच रहा था, ये समझ नहीं पा रहा था। उसने उसे चाबियां सौंप दी। क्या तुम इसे चलाने की कोशिश करना चाहोगी? बोलने के बाद एहसास हुआ कि लिन चुक्सिया, एक युवा लड़की, कार चलाना कैसे जान सकती है। लेकिन लिन चुक्सिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के कार की चाबियां पकड़ लीं, स्पष्ट रूप से कोशिश करने के लिए उत्सुक थे।
वह कार में बैठी, इंजन चालू किया, गियर का पता लगाया और सीधे गाड़ी चला दी। सू वेनसोंग अभी भी स्तब्ध था और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसने एक पुराने सहपाठी को चिढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए देखा। तुम्हारी बॉस में कुछ हुनर है, वह बहुत बुरी नहीं लगती। क्या वह शादीशुदा है? सू वेनसोंग वास्तविकता में वापस आ गए। वह शादीशुदा है, इसके बारे में सोचना भी मत। अरे, मैं क्या सोच रही हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरा बच्चा पहले से ही 3 साल का है? मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, तुम अब छोटी नहीं हो रही हो। मुझे लगा था कि तुम्हें अपने बॉस से कुछ लगाव है। बकवास बंद करो, सू वेनसोंग ने उसे रोका। वह स्पष्ट रूप से थोड़ा गुस्से में था। उसके दोस्त ने तुरंत विनती की, मैं तो बस यही कह रहा था कि तुम्हारा बॉस पहले से ही शादीशुदा है। ये सोचना बेकार है, लेकिन बात यह है कि मेरी एक चचेरी बहन है जिसने अभी अभी हाई स्कूल पास किया है। वह बहुत सुंदर है, क्या मैं उसे तुमसे मिलवा दूँ? चूंकि तुम मेरे पुराने सहपाठी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जवान लड़की के साथ भी मौका दे सकता हूँ। सू वेनसोंग ने देखा कि लिन चुक्सिया पीछे मुड़ रहा है और उदासीनता से उत्तर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। उसका मित्र भी सीमा जानता था। यद्यपि वह अपने इस पुराने सहपाठी को जीतना चाहता था, तथापि वह भी सीमा समझता था। ट्रक दोनों के सामने रुका। लिन चुक्सिया ने दरवाजा खोला और कार से बाहर कूद गई। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा उत्साहित था। अध्याय 195। मुझे सन लेनलान पसंद है। कैसा है? सू वेनसोंग ने भी पूछा। बुरा नहीं है, बस स्टीयरिंग व्हील थोड़ा भारी है। भविष्य में सभी स्टीयरिंग व्हील में पावर असिस्टेंस होगा, इसलिए अप्रत्याशित रूप से इसके बिना स्टीयरिंग व्हील को मोड़ना पड़ा। लिन चुक्सिया को वास्तव में लगा कि एक मोड़ के बाद उसकी बाहें इसे नहीं संभाल पाएंगी। इसे भारी कहते हैं। सू वेनसोंग के पुराने सहपाठी ने हंसते हुए कहा, सुश्री लिन ने कभी जिफांग ट्रक नहीं चलाया है। अब स्टीयरिंग व्हील को घुमाने के लिए सचमुच कुछ ताकत की ज़रूरत होती है। इस विषय पर बात करते हुए, क्या श्री झांग एक जिफांग ट्रक प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं? सू वेनसोंग के सहपाठी का अंतिम नाम झांग था। झांग मिंगवेई ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए, ये वास्तव में संभव नहीं है। लिन चुक्सिया ने बस प्रवाह के साथ चलते हुए सहजता से पूछा, आखिरकार जिफांग ट्रक और साधारण ट्रक प्रकृति में भिन्न थे और आम लोगों के लिए एक पर अपना हाथ रखना आसान नहीं था। कार का चयन हो चुका था और उसकी कीमत पर बहुत पहले ही सहमति बन चुकी थी, इसलिए कागजी कार्रवाई के लिए कई लोग गए। कागजी कार्रवाई शीघ्रता से पूरी कर ली गई, विशेषकर चूंकि कार जियांग फूड फैक्ट्री के नाम से पंजीकृत थी, इसलिए ये सब 1 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया गया। लिन चुक्सिया के हाथ में कार की चाबियां थीं और वह जाने के बाद थोड़ा और मजा लेने के लिए कार को वापस चलाने के लिए तैयार था। तभी वहां सू वेनसोंग और झांग मिंगवेई अलविदा कह रहे थे। झांग मिंगवेई ने दूर से कार में बैठी महिला को देखते हुए एक सिगरेट निकाली और सू वेनसोंग को दी। यह महिला सीधी सादी नहीं है। उसने मुझसे बस यही पूछा था कि क्या 212 ट्रक आसानी से मिल जाता है। आप किस तरह की शक्तिशाली महिला का अनुसरण कर रहे हैं? कार खरीदना बहुत आसान है और एक कहना ही काफ़ी नहीं है। यदि 121 खरीदना माल ढोने के लिए है, तो 212 खरीदना ताकत का संकेत है। तुम भाग्यशाली हो सकता है प्यार में तुम्हारी किस्मत अच्छी न हो, लेकिन लगता है किस्मत तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है। उस समय जो भी लोग देहात से लौटे थे, उन्हें नौकरी मिल गई थी, फिर तुम ही क्यों अकेले काम कर रहे हो और प्लांट मैनेजर का पद भी पा गए। भला कौन तुमसे ईर्ष्या नहीं करेगा? सू वेनसोंग ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। जो कुछ हुआ था वो तो अब हो चुका है और अब तो वो सू वेनमाओ का भी शुक्रगुजार था कि उसने उसकी नौकरी ले ली, जिसकी वजह से उसकी मुलाकात लिन चुक्सिया से हुई। चाहे वह अपने दिल में कुछ भी सोचता हो, लेकिन ऊपरी तौर पर वह कुछ और ही कहता है। झांग मिंगवेई ने सिगरेट का कश लिया और अपना कंधा थपथपाते हुए कहा, बस अपना काम अच्छे से करो। आजकल कौन पक्के तौर पर कह सकता है, शायद एक दिन इस भाई की किस्मत खराब हो जाए और वह मदद के लिए तुम्हारे पास आए। ये देखकर कि देर हो रही है, दोनों व्यक्तियों ने अधिक देर तक बात नहीं की। वापस आते समय सू वेनसोंग ने कई जून का मामला उठाया, ये जानते हुए कि आज कई जून किन परिवार के पास प्रस्ताव रखने गई थी। उसे कार्यशाला में काम दिया गया है, वह सन बिंगनान से नहीं टकराएगा। लिन चुक्सिया उदासीन थे, मुझे लगता है कि अगर कोई टकराव होता तो बेहतर होता। तीसरा भाई सन किसी भी तरह की चालाकी बर्दाश्त नहीं कर सकता और वह लानलान को सबसे ज्यादा महत्व देता है। कई जून ने जो किया है, अगर तीसरे भाई सन के मन में उसके लिए कुछ है, तो वह उससे ज्यादा नहीं है जिसका वह हकदार है। किसी और बात का उल्लेख किए बिना वसंत महोत्सव के दौरान कई जून की सूर्य परिवार से मुलाकात काफ़ी कुछ बयां कर रही थी, है न? इसके बाद तो उनके बहाने ही सामने आए, लेकिन इस स्तर तक पहुंचने पर और अधिक बातचीत करना बेकार हो गया। सू वेनसोंग ने अपने होंठ भींच लिए और एक पल के लिए चुप रहा। क्या सन बिंगनान सन लानलान की शादी का फैसला कर सकता है? वास्तव में नहीं। लिन चुक्सिया ने कार चलाई, सू वेनसोंग की ओर देखा और आगे देखना जारी रखा। ये बस लानलन को और विकल्प देने के बारे में है। जब उसके परिवार ने लियू दाहुई का परिचय कराया, तो तीसरे भाई सन ने असहमति जताई।
लेकिन आखिरकार यह शादी के बारे में है, वे उसे हमेशा के लिए टाल नहीं सकते। महिलाएं पुरुषों से अलग होती हैं, जैसा कि आप ग्रामीण मानसिकता से परिचित हैं। इस बारे में बात करते हुए लिन चुक्सिया ने मन ही मन आह भरी। उसने सोचा था कि सन लानलान और कई जून एक साथ हो जाएंगे, लेकिन चीजें इस तरह से बदल गईं। क्या हमारी फैक्ट्री में कोई योग्य कुंवारा है? वैसे किन्यांग के 2 सहकर्मी अभी भी अविवाहित हैं। मुझे आज रात किन्यांग को और जानकारी के लिए लिखना होगा। बस मुझे नहीं पता कि लैनलान दूरी बनाकर अलग रहने को तैयार है या नहीं। लिन चुक्सिया पहले से ही अपने दिल में विचार कर रही थी। इस बार वह निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़के की जांच करेगी। उसकी बातें सुनकर सू वेनसोंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। श्री लिन, मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। लिन चुक्सिया ने उसके गंभीर भाव देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है जो तुम इतने गंभीर हो गए हो? चलो सुनो, जब तक मैं प्रबंध कर सकूंगा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा। सू वेनसोंग के साथ उनका रिश्ता सिर्फ वरिष्ठ और अधीनस्थ का नहीं था। पहली बन की दुकान खोलने से लेकर अब तक वे एक समान उद्देश्य से जुड़े दोस्तों की तरह थे। सू वेनसोंग ने अपना गला साफ किया, अपने शरीर को थोड़ा हिलाया और लिन चुक्सिया से बड़ी गंभीरता से बोला, मैं सन लानलान के साथ रिश्ते में रहना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मैच की व्यवस्था करने में मदद कर सकते हैं। अचानक रुकने की चीख के साथ लिन चुक्सिया का शरीर झटका खा गया और इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर पाती, उसने अपना सिर घुमाया, आंखें चौड़ी करते हुए, तुमने अभी क्या कहा? इसे फिर से कहो। सू वेनसोंग भी कार की गति के साथ झूम रहा था। हालांकि उसे लगा कि लिन चुक्सिया की प्रतिक्रिया थोड़ी ज्यादा थी, फिर भी उसने अपनी बात दोहराई, मुझे सुन लानलान पसंद है। मिस्टर लिन, क्या आप मैच का इंतजाम करने में मेरी मदद कर सकते हैं? इस बार लिन चुक्सिया ने साफ सुना, ठीक है ओल्ड सू, ये कब से चल रहा है? आपने इसे काफी कड़ा रखा है। सू वेनसोंग निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सनक में आकर काम करता हो। इसके विपरीत लिन चुक्सिया की समझ के अनुसार उसका हर कदम उसकी अपनी योजना का हिस्सा था। वह डेटिंग और शादी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेंगे। सू वेनसोंग के कान थोड़े लाल हो गए, ज्यादा समय नहीं हुआ है। जब सू वेनमाओ और उसका बेटा मेरे घर पर मुसीबत खड़ी करने आए थे, तब लैनलान ने कई बार मेरी दादी की मदद की थी और मैं हमेशा उनकी बहुत आभारी रही हूँ। बंद करो बंद करो बंद करो। लिन चुक्सिया ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। अगर आपको लगता है कि कई जून की वजह से लैनलिन के साथ अन्याय हुआ है और अब आप अपना आभार व्यक्त करना चाहती हैं, तो मुझे माफ़ करना, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकती। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कई जून और लैनलिन का रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। भले ही लैनलिन को किसी पुरुष ने सचमुच छोड़ दिया हो, उसे इस तरह के आभार की ज़रूरत नहीं है। भावनाएं शुद्ध और सरल होनी चाहिए। सू वेनसोंग एक अच्छा इंसान है, लेकिन अगर वह इसी सोच के साथ सुन लानलान के पास जाता, तो लिन चुक्सिया को लगता कि यह उसके साथ अन्याय होगा। वह जानती थी कि सन लानलान को इस तरह की सहानुभूति और कृतज्ञता की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा नहीं है। लिन चुक्सिया की बात सुनकर सू वेनसोंग चिंतित हो गया। मिस्टर लिन, मुझे सुन लानलन सचमुच पसंद है। उस समय उसने जो किया उसके लिए मैं उसकी आभारी हूँ और ठीक उसी घटना की वजह से मुझे लगता है कि सुन लानलन एक अच्छी इंसान है। मैं उसके साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, किसी दया या करुणा से नहीं, और इसका कई जून से कोई लेना देना नहीं है। ये भी सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका कई जून से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो न होता तो मैं बहुत पहले ही उसके पीछे पड़ गया होता। मिस्टर लिन, आप इतने मनमाने नहीं हो सकते। लिन चुक्सिया ने सू वेनसोंग को इस तरह अपना संयम खोते कभी नहीं देखा था। उसकी बेतरतीब व्याख्याएं सुनकर वह भी समझ गई कि वह सचमुच बहुत चिंतित था। बूढ़ी सू, मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? अगर कई जुन और किन लिहुआ वाला मामला न होता, तो क्या तुम उस आदमी को छोड़कर किसी और के पास चली जाती जिसे तुम पसंद करती हो? सू वेनसोंग के चेहरे पर ठंडक छा गई। मूलतः तीसरे भाई सन की बातें सुनकर उसने सोचा कि सन लानलन को कई जून पसंद है और उसने एक तरफ हटकर उसे वैसे ही रहने देने का निर्णय लिया, जिससे उसकी पसंद और उसकी पसंद के बीच का अंतर कम हो गया। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कई जून सन लानलन के साथ अच्छा व्यवहार न करके और उसकी रक्षा न करके उस बदमाश लियू दाहुई को उसका फायदा उठाने देगी। इतना ही नहीं, कई जून किसी और औरत के साथ भी संबंध बना लेगी, जिससे सन लानलन को इतनी बदनामी झेलनी पड़ेगी। अगर उसे पहले पता होता तो वह कभी भी उस लड़की को नहीं छोड़ता जिससे वह प्यार करता था, उसे ऐसे आदमी की ओर कभी नहीं धकेलता। लिन चुक्सिया ने कार पुनः चालू की और बहुत अच्छे मूड में सड़क पर दौड़ पड़े। जब तक वे एनचेंग काउंटी लौटे तब तक अंधेरा हो चुका था। लिन चुक्सिया ने सू वेनसोंग से कहा कि वह उसे सीधे घर ले जाए। अगली सुबह वह सीधे रेलवे स्टेशन पर बन की दुकान पर गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।